इस चैप्टर को हमने कल की क्लास में प्रारंभ कर दिया था। इसके कंटेक्स्ट में हमने देखा था क्या कि एक देश की मौद्रिक नीतियां उस देश के केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है। भारत की केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में मौद्रिक नीतियों को चलाना, मौद्रिक नीतियों का संचालन, ये आरबीआई की जिम्मेदारी बन जाती है। यहां तक हमने समझ लिया था। उसके बाद हमने समझने का प्रयास किया था क्या कि मौद्रिक नीतियों का उद्देश्य क्या है। मौद्रिक नीतियों के माध्यम से एक देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। द फ्लो ऑफ मनी इज रेगुलेटेड बाय मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, उस देश की जो केंद्रीय बैंक होती है, सेंट्रल बैंक जो होती है, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज ट्राई टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ लिक्विडिटी या फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट। यहाँ पर जो मैं लिक्विडिटी बात कर रहा हूँ या तरलता बात कर रहा हूँ, ये लिक्विडिटी जो है ये मनी के ही कंटेक्स्ट में इकोनॉमी में यूज किया जाता है। जब मैं ये बोलूंगा या फिर आप अगर कहीं ये पढ़िएगा कि लिक्विडिटी इन मार्केट इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब है क्या कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बढ़ रहा है, या लिक्विडिटी इज डिक्लाइनिंग या डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब क्या है कि तरलता कम हो रही है। तो ये तरलता कौन सी कम हो रही है? मुद्रा की तरलता। ठीक ना? तो आपको ये भी पढ़ने को मिल जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन मार्केट, मुद्रा की तरलता को बाजार में कम करना। ठीक है, पहला तो उद्देश्य ये है, मतलब एकमात्र मेन उद्देश्य तो यही है। अब इससे क्या करती है सेंट्रल बैंक? मुद्रा की तरलता को कम ज्यादा करके सेंट्रल बैंक ये देखने का प्रयास करती है कि इससे अर्थव्यवस्था में महंगाई नियंत्रित रहे। यदि महंगाई बढ़ गई है तो उसको कम करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगी? अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को कम कर देगी। अर्थव्यवस्था में जैसे ही मुद्रा का प्रवाह कम होगा वैसे ही अर्थव्यवस्था में मांग कम हो जाएगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर यदि अर्थव्यवस्था में महंगाई कम है या अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम है और मुद्रा का प्रवाह कम होने के कारण निवेश प्रभावित हो रहा है, ठीक ना, बैंकों की इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, इसके कारण क्या है? उद्योगपतियों को ऋण नहीं मिल रहा है, या एज एन इंडिविजुअल मैं भी जो है वो लोन ही नहीं ले रहा हूं कंज्यूम करने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है? समृद्धि प्रभावित होने लग जाती है, एक देश में ग्रोथ रेट जो है वो इंपैक्ट होने लग जाता है। तो ऐसे कंडीशन में सेंट्रल बैंक क्या करती है? मौद्रिक नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ा देती है, अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को इंक्रीज कर देती है। आफ्टर इंक्रीजिंग द लिक्विडिटी क्या हो जाता है? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो है वो अच्छे हो जाते हैं, या फिर क्या है? समृद्धि की संभावनाएं अच्छी हो जाती है। तीसरा हमने उद्देश्य क्या देखा था? तीसरा उद्देश्य हमने देखा था क्या कि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। द एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कैन आल्सो बी रेगुलेटेड थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज। बताऊंगा इसके बारे में क्या कि कैसे जो है वो डॉलर की तुलना में रुपए के वैल्यू को रेगुलेट किया जाता है थ्रू द यूज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। यहां तक बात समझ में आई? अब जरा आगे बात को समझिएगा। इसी क्रम में हमने देखा था क्या कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, मौद्रिक नीति के इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करती है, या हम तो भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई के पास इन मौद्रिक नीतियों को लागू करवाने के लिए कुछ उपकरण होते हैं। ठीक है, इन उपकरणों को these tools are known as monetary policy tools। इन उपकरणों को मौद्रिक नीतियों के उपकरण कहते हैं। ये उपकरण दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले उपकरणों को हम कहते हैं पारंपरिक टूल्स या ट्रेडिशनल टूल्स, पारंपरिक उपकरण, और दूसरे प्रकार के उपकरणों को हम कहते हैं गैर पारंपरिक उपकरण या नॉन ट्रेडिशनल टूल्स। सामान्य परिस्थितियों में पहले पारंपरिक उपकरणों का ही प्रयोग होता है, ट्रेडिशनल टूल्स का ही प्रयोग होता है। जब ट्रेडिशनल टूल्स विफल रहते हैं या फिर ट्रेडिशनल टूल्स के प्रयोग के माध्यम से ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं प्राप्त किया जा पा रहा है, वैसी परिस्थितियों में क्या करती है आरबीआई? नॉन ट्रेडिशनल टूल्स का प्रयोग करती है। ठीक है, आगे हमने देखा था कि इन ट्रेडिशनल टूल्स को भी फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है दो कैटेगरी में। पहला है क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। पहला है मात्रात्मक उपकरण और दूसरा है गुणात्मक उपकरण। ठीक है, हमने देखा था क्या कि पहले गुणात्मक उपकरण, पहले मात्रात्मक उपकरणों का प्रयोग होता है, क्वांटिटेटिव उपकरण टूल्स का प्रयोग होता है, उसके बाद जो है वो आरबीआई जो है वो क्वालिटेटिव टूल्स की तरफ बढ़ती है। क्वांटिटेटिव टूल्स में हमने देखा था कि आरबीआई के पास 8 टूल हैं, 8 उपकरण हैं जिनके माध्यम से वो महंगाई को या वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने का प्रयास करती है।
इसमें सबसे पहला हमने देखा था CRR, ठीक ना, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षी अनुपात। दूसरा हमने देखा था SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। दूसरा हमने देखा था सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तीसरा हमने देखा था OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार की प्रक्रिया। चौथा हमने देखा था रेपो रेट, ठीक है, RR जिसको कहते थे। पांचवा हमने देखा था RRR, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। छठा हमने देखा था बैंक रेट, ठीक है। सातवां हमने देखा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF जिसको कहते हैं, ठीक ना, सीमांत स्थायी सुविधा। उसके बाद हमने देखा था आठवां और अंतिम, वो था स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, STF, ठीक है, स्थायी जमा सुविधा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये 8 उपकरण थे। इन्हीं उपकरणों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने का प्रयास करती है RBI। यहां तक हमने समझ लिया था। इसके बाद हम लोगों ने जब टूल्स को देखना प्रारंभ किया था, तो इसमें पहला टूल जो CRR था, इसके बारे में हमने समझने का प्रयास किया, नकद आरक्षी अनुपात। नकद आरक्षी अनुपात को पढ़ने से पहले हमने देखा था NDTL, एक बैंक के पास जमा राशि 2 प्रकार में आती है, ठीक ना। हमने देखा था क्या कि बैंकों के पास जो जमा राशि होती है वो बैंक की देयता होती है, इट इज द लायबिलिटी ऑफ द बैंक, ठीक ना। whatever deposits a bank is getting, it all constitute the liability of the bank. On the other hand, the loans given by a bank constitutes what, its asset, ठीक। दूसरी तरफ एक बैंक जो ब्याज देती है या फिर जो कर्ज पर उसने पैसा आगे लगा रखा है, जो कर्ज पर उसने पैसा आगे लगा रखा है, उसको क्या कहते हैं, उस बैंक का एसेट या संपत्ति कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्या कि एक बैंक जो है वो 2 तरह से जमा राशि प्राप्त कर सकती है। पहले जिसे हम कहते थे डिमांड डिपॉजिट यानी कि मांग देयता, ठीक ना, मांग देयता। मांग देयता का क्या मतलब था कि जब भी कस्टमर चाहेगा, उसकी जब इच्छा होगी तब वो इसकी मांग कर सकता है। हमने देखा था ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में आप जब चाहे तब ATM में पैसा मतलब कार्ड लगाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। करेंट अकाउंट में क्या है, कोई लिमिट नहीं होता है, आप जितनी बार चाहे लेन देन कर सकते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। ऑन द अदर हैंड, दूसरा जो प्रकार होता है डिपॉजिट का, उसे हम कहते हैं टर्म डिपॉजिट, ठीक है, यानी कि आवधि, ठीक ना, आवधि देयता, आवधिक देयता या सावधि देयता। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स होता है, उस टाइम पीरियड से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। यदि आप निकालेंगे तो बट ऑब्वियस है कि आपको उसके बदले हर्जाना भुगतना पड़ेगा या आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। इसके क्या एग्जांपल, ठीक है, मियादी खाता और आवर्ती खाता, ठीक, इनको क्या कहते हैं, टर्म डिपॉजिट्स। तो एक बैंक के पास जितनी भी जमा राशि आती है, चाहे वो सेविंग अकाउंट के रूप में आए, चाहे वो करंट अकाउंट के रूप में आए, चाहे वो FD के रूप में आए, चाहे वो RD के रूप में आए, इन चारों को यदि हम जोड़ दें तो ये उस बैंक का क्या होता है, NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। अब हमने देखना प्रारंभ किया था कि नकद आरक्षी अनुपात क्या होता है, CRR के संदर्भ में हमने क्या देखा कि एक बैंक के NDTL का एक पर्टिकुलर प्रतिशत जो कि बैंकों को कैश के रूप में RBI के पास जमा रखना होता है, इट इज दैट पार्ट, दैट परसेंटेज ऑफ NDTL ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक व्हिच द बैंक डिपॉजिट इन कैश फॉर्म विद द RBI, ठीक है। वर्तमान में यह कितना है, 4.5% ऑफ टोटल NDTL, ठीक है। चूंकि यह कैश के फॉर्म में RBI के पास चला जाता है, ठीक, और इस पर RBI किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं देती है बैंकों को, और न ही इस पैसे का RBI को यूज करती है, तो ये मुद्रा जो है ये पूरी अर्थव्यवस्था से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो यदि अर्थव्यवस्था में महंगाई ज्यादा है, यदि अर्थव्यवस्था में तरलता ज्यादा है, तरलता ज्यादा होने के कारण महंगाई ज्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में RBI क्या करती है, वो CRR को बढ़ा देती है। CRR को जैसे ही बढ़ाएगी, ज्यादा पैसा जो है वो अर्थव्यवस्था से बाहर चला जाएगा CRR के फॉर्म में, जो RBI के पास जमा हो रहा है। इससे क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी और महंगाई कम हो जाएगी। दूसरी तरफ यदि अर्थव्यवस्था में तरलता कम है, यदि मुद्रा का प्रवाह कम है, तो ऐसे कंडीशन में RBI क्या करती थी है, वो
सीआरआर को कम कर देती है। सीआरआर को जैसे ही कम कर देती है तो जो धनराशि आरबीआई के पास वैसे ही पड़ी हुई थी उसमें से कुछ पार्ट जो है वो वापस अर्थव्यवस्था में चला जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ती है। तरलता बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ता है, निवेश भी बढ़ता है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है, इससे आर्थिक समृद्धि आती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पहले इसमें एक लिमिट हुआ करता था, ठीक, उस लिमिट को खत्म कर दिया गया है 2006 में आरबीआई एक्ट में संशोधन करके। अब जो है वो सीआरआर को कितना भी कम किया जा सकता है और कितना भी ऊपर पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, यहां तक सीआरआर देख लिया था। उसके बाद हम देख रहे थे एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर का क्या था? इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज अ परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स एनडीटीएल व्हिच द बैंक हैज टू कीप विथ इटसेल्फ, जिसे बैंक को अपने पास ही रखना पड़ता है। यह एक बैंक के एनडीटीएल का वो प्रतिशत है जिसे एक बैंक को अपने पास ही रखना पड़ता है। ठीक है, अपने पास ही रखना पड़ता है। बात को जरा समझिएगा, यहां पर अंतर क्या हो जाता है कि ये जो अपने पास रखना है ना, यह 3 फॉर्म्स में रखा जा सकता है। या तो चाहो तो बैंक के लिए है कि या तो बैंक चाहे तो वो केवल कैश के फॉर्म में रख ले, या तो चाहे तो वो गोल्ड में रख ले, या फिर वो चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर दे। ठीक है, मैंने आपको बताया था जनरली बैंक जो है वो तीनों फॉर्म में कुछ कुछ रखना प्रेफर करती है। क्यों? क्योंकि ये 18% है बैंक के टोटल एनडीटीएल का। और मान के चलिए अचानक से जो है वो बैंक का एनडीटीएल घट गया तो इसमें से पैसा निकालना पड़ेगा, तो ये सारा का सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, तो फिर अचानक से तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो एक निश्चित अवधि पहले से ही फिक्स होती है। ठीक है, तो इसीलिए सारा का सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नहीं डाला जाता है। यद्यपि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करने पर बैंकों को कुछ ब्याज प्राप्त हो रहा होता है। दूसरी तरफ सारा का सारा सोने में इसलिए नहीं डाला जाता है। क्यों? क्योंकि सोना अपने आप में वोलेटाइल होता है। तो हो सकता है बैंक ने सारा पैसा इसमें डाल दिया और अचानक से बैंक का एनडीटीएल कम होने के कारण बैंक को इसमें से पैसा निकालना पड़ा, लेकिन तब तक क्या है, सोने के भाव जो है वो मार्केट में गिर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, बैंकों को नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए सारा का सारा जो है वो गोल्ड में भी नहीं रखा जाता है। ठीक है, तीसरा था किसमें? कैश में। कैश में रखने पर बैंकों को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा होता है, ना ही कुछ प्रॉफिट मिल रहा होता है, कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा होता है, लेकिन फिर भी बैंक जो है वो सारा कैश, मतलब क्या बोलते हैं, कुछ कैश में रखती है। क्यों? क्योंकि अचानक से यदि कम होगा ना एनडीटीएल तो उस फॉर्म में कैश को जो है वो यूज किया जा सकता है। ठीक है, आपको बताया था वर्तमान में यह 18% है। ठीक, पहले इसमें भी लिमिट हुआ करता था, लेकिन अब वो लिमिट खत्म कर दिया गया है। अपर लिमिट यद्यपि अभी भी विद्यमान है, 40% से ऊपर जो है वो आरबीआई इसको नहीं बढ़ा सकती है। मैंने आपको बताया था ये दोनों हर फोर्टनाइट में कैलकुलेट होते हैं। 14 दिन का एवरेज, 14 डेज के एवरेज, एक बैंक के एनडीटीएल का 14 डेज का एवरेज, उसके बेसिस पर इसकी गणना होती है। ठीक है, इन दोनों के माध्यम से एक देश के बैंकिंग सिस्टम को संरक्षण प्रदान करने का भी उद्देश्य होता है। इसीलिए इन दोनों को सीआरआर और एसएलआर को क्या कहा जाता था? सीआरआर और एसएलआर को रिजर्व रेशियोज कहा जाता था, आरक्षी अनुपात कहा जाता था। ठीक है, मैंने खोल के दिखाया था बकायदा आरबीआई की वेबसाइट पर। यहां तो बात समझ में आ रही। फिर हमने देखा था ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या था? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब था कि यदि बैंकों के पास सरप्लस है, बैंकों के पास अधिशेष है, तो आरबीआई यदि वो अर्थव्यवस्था से मुद्रा को सक आउट करना चाहती है, तरलता को कम करना चाहती है, तो आरबीआई क्या करती है? ऑफर करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लो, बदले में जो है वो पैसा हमें दे दो। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू जो पैसा जुटाती है आरबीआई, वो क्या किसको देती है? वो सरकार को दे देती है, या फिर वो मतलब इसके माध्यम से क्या होता है, अर्थव्यवस्था से मुद्रा को खींच लिया जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के माध्यम से जो ये खरीद बिक्री होती है ना, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो खरीद बिक्री होती है, इसी को कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार की प्रक्रिया। इसमें बाध्यता नहीं है, यदि कोई बैंक चाहे तो इसमें निवेश करे। आपको बताया था ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? एक कागज का टुकड़ा होता है, मतलब पहले हुआ करता था, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, लेकिन इस कागज के टुकड़े के पीछे क्या होता है? गवर्नमेंट का वादा होता है। क्या? कि ये 100 रुपया फेस वैल्यू का आप क्या कीजिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लीजिए, हम 1 साल बाद आपको इस पर 10% ब्याज देंगे।
यानी कि आपको 1 साल बाद 110 रुपया वापस कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कीमत कागज के टुकड़े की नहीं है, यहाँ पर कीमत किस चीज की है, यहाँ पर कीमत है गवर्नमेंट के वादे की, ठीक ना। तो इस कारण से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के माध्यम से ऐसे ही कर्ज का लेन देन होता है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के माध्यम से ऐसे ही कर्ज का लेन देन होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब जरा बात को आगे समझिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया था ना? मैंने आपको बताया था ई कुबेर के माध्यम से और एनडीएसओएम के माध्यम से क्या होता है, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पिछली क्लासेस में देख लिया था। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखने की कोशिश करते हैं आगे। चौथा उपकरण जो हम देखने जा रहे हैं ये क्या है, ये है रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो दर कहते हैं। इनफैक्ट आपको बता दूं, सभी जितनी भी अभी हमने देखी है ना 8 जो टूल्स देखे हैं, उन सब में सबसे महत्वपूर्ण रेपो दर होता है। बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा कि क्यों आखिर रेपो दर जो है वो आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अभी जरा बस आपको इतना समझिएगा क्या, रेपो दर जो है वो एक अगला टूल है जिसका प्रयोग किया जाता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। रेपो रेट की संकल्पना को सबसे पहले 1999 में इस संकल्पना को लाया गया था। 1999 संकल्पना क्या था, संकल्पना के रूप में लाया गया LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के रूप में रेपो रेट को लाया गया 1999 में। सबसे पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया, लेकिन फिर ये जब सफल हुई, मतलब एक प्रयोगात्मक तौर पे कोई जब नई चीज लाई जाती है तो उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाता है। जब ये सफल रही तो सन 2000 में इसको जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी टूल बना दिया गया। इन द ईयर 2000 इट वाज मेड पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टूल। यहां तक बात समझ में आई? अब जरा देखते हैं कि रेपो रेट आखिर है क्या, ठीक ना। रेपो रेट आखिर है क्या? रेपो रेट वो रेट है, इट इज दैट रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम, बैंक्स लेते हैं किससे, आरबीआई से। बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई, बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई, बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई फॉर 90 days, और मैक्सिमम ऑफ 90 days, ठीक ना, मैक्सिमम ऑफ 90 days, यानी कि 3 महीने के लिए मैक्सिमम जो है वो इस रेट पर बोरो किया जा सकता है। ये वो रेट है, ठीक, जिस पर बैंक, ये जो अलग अलग बैंक है जैसे कि HDFC हो गया, जैसे कि SBI हो गया, जैसे कि ICICI बैंक हो गया, कोई भी बैंक, यूनियन बैंक, कोई भी बैंक, ये वो रेट है जिस पर ये बैंक आरबीआई से पैसा प्राप्त करते हैं, आरबीआई से कर्ज लेते हैं। कितने दिन पर, कितने दिन के लिए मैक्सिमम, 90 दिन के लिए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? इसी को कहते हैं रेपो रेट, ठीक। अब जरा बात को समझ के देखिए, क्या होता है ना, यदि आरबीआई क्या करना चाहे, आरबीआई यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को, फ्लो ऑफ मनी को कम करना चाहे, फ्लो ऑफ मनी को कम करना चाहे, तो वो सिंपली क्या करेगी, वो सिंपली रेपो रेट को बढ़ा देगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी। जैसे ही रेपो रेट को बढ़ा देगी तो जरा सोच के देखिए, यदि बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना महंगा हो जाएगा तो बैंक भी तो आगे जो कस्टमर को पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंक आरबीआई से 90 दिन कर्ज प्राप्त करती है। अब मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए मैं हूं कौन, मैं हूं शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास हूं। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, मैंने किया रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट को जैसे ही मैंने बढ़ाया, चूंकि बैंकों के लिए मेरे से कर्ज लेना महंगा हो जा रहा है, तो बैंक जो आगे कस्टमर्स को कर्ज दे रहे हैं उसको भी तो बढ़ा देंगे,
जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इससे क्या होगा, लोन की अवेलेबिलिटी इजी नहीं रह जाएगी, कर्ज महंगा हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा। बात समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर है? ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ यदि मुझे लग रहा है कि नहीं, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम है और मैं क्या चाह रहा हूं कि समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अब अभी तक मैं सबके काम दांत ही हूं, ठीक ना, मानने में कोई दिक्कत थोड़ी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रेपो रेट को घटा दूंगा। जैसे ही मैं रेपो रेट को कम करूंगा, क्या होगा, बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा। क्योंकि बैंक आरबीआई से सस्ते दरों पर कर्ज ले पाएंगे, तो बैंक भी आगे कर्ज सस्ती दरों पर लेगा, ठीक ना। ये रेपो रेट जो होता है वो बेंचमार्क बन जाता है, इसीलिए रेपो रेट को पॉलिसी रेपो रेट भी कहते हैं। आप पढ़िएगा इधर-उधर, जब आप न्यूज़पेपर में पढ़िएगा ना, हर 2 महीने पर जो है मीटिंग होती है, मैं बताऊंगा अभी, पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, इसमें ये लोग केवल रेपो रेट डिसाइड करते हैं, बाकी चीजें इसके हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं, ठीक ना। मतलब बाकी जो कुछ बचे हुए हैं, सीआरआर एसएलआर डायरेक्ट नहीं होता है, ओएमओ डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन बाकी बताऊंगा, इसके बाद जो बताऊंगा ना, वो सारे इससे जुड़ते हैं, इसी से संबंधित होते हैं, तो इसीलिए रेपो रेट जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहां तक बात समझ में आ गई, रेपो रेट क्या है, ठीक, बस इतना याद रखिएगा हम रूल कि यदि महंगाई करना है तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, रेट को बढ़ाना होगा कि घटाना होगा, महंगाई को कम करना है तो रेपो रेट को बढ़ाना होगा। यदि किसको, समृद्धि को बढ़ावा देना है, यदि ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए करना होगा रेपो रेट को घटाना होगा। बस इतना याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि यूपीएससी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब समझिए, रेपो रेट को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। रेपो रेट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। पहले को कहते हैं ओवरनाइट रेपो, ओवरनाइट रेपो, और दूसरे को कहते हैं टर्म रेपो, ठीक है, टर्म रेपो। ओवरनाइट रेपो का क्या मतलब है, ओवरनाइट रेपो का मतलब है कि ये वो ब्याज दर होगा, अरे रेपो रेट का ही पार्ट है, तो ये वो इंटरेस्ट रेट होगा या ये वो ब्याज दर होगा जिस पर बैंक आरबीआई से एक रात का या एक दिन का कर्ज प्राप्त करते हैं। कई बार हो जाता है बैंकों के पास समस्या हो जाती है कि अचानक से बहुत बड़ा पेमेंट या रिक्वेस्ट आ गया या कुछ भी आ गया, और अचानक से मतलब किसी ने बड़ा, चलिए मैं जो है वो बैंक चला रहा हूँ, ठीक है ना, कोई छोटा सा बैंक सोचिए ना, छोटा सा बैंक चला रहा हूँ, जैसे कि छोटे से बैंकों में कौन कौन होगा, अभी मान के चलिए बंधन बैंक, अब बुरा नहीं मानिएगा क्या कि कोई बंधन बैंक से जुड़ा हुआ कोई छात्र देख रहा हो तो बुरा नहीं मानिएगा, बस मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस पर मेरे मन में आया बंधन बैंक तो मैंने नाम बोल दिया। तो मान के चलिए मैं कोई बंधन बैंक चला रहा हूँ, अचानक से क्या हुआ, मेरे पास आ गए श्री मिस्टर अडानी जी, उन्होंने आके बोला क्या कि ऐसा है कि एक जो है वो नई फैक्ट्री लगाने का प्लान है, तो ऐसा कीजिए आप जो है ना वो 1000 करोड़ रुपया जो है वो हमें कर्ज में दे दीजिए। अब मुझे अचानक से देना है, ठीक है, मैंने नेगोशिएट कर लिया है, वो तैयार हो गए हैं क्या कि वो इंटरेस्ट रेट दे देंगे मुझे 12% या 15% जो है वो इंटरेस्ट दे देंगे मुझे, ठीक है, लेकिन मेरे पास 1000 करोड़ अभी है ही नहीं, तो मैं कैसे उनको कर्ज दे दूं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हो जाता है, कई बार आरबीआई से ओवरनाइट एक रात के लिए, कल तक मैं अरेंज कर दूंगा लेकिन आज मेरे पास नहीं है, बैंक आज मेरे पास नहीं है इतना, या फिर मान लीजिए कुछ भी सेटलमेंट वगैरह में कोई दिक्कत आ गई और अचानक से बैंक को जो है वो पैसे की जरूरत पड़ गई एक रात के, तो ऐसी परिस्थिति में आरबीआई से जो है वो जो रात भर के लिए कर्ज लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, ओवरनाइट रेपो, ठीक है, ओवरनाइट रेपो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैच है कि ओवरनाइट रेपो के तहत एक बैंक अपने कुल एनडीटीएल का, टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का मात्र 0.25% तक ही कर्ज ले सकती है। जैसे कि यदि एनडीटीएल, बंधन बैंक का एनडीटीएल यदि मान के चलिए 100 रुपया है और ओवरनाइट रेपो के तहत वो क्या करना चाह रही है, आरबीआई से पैसा लेना चाह रही है, तो वो 0.25 पैसा तक ही ले सकती है। यहाँ 100 मैंने एग्जांपल दिया था, एक बैंक की का एनडीटीएल जो होता है वो कई लाख करोड़ का होता है, कई लाख करोड़ का 0.25%।
ओवरनाइट रेपो के तहत मैक्सिमम इतना ही कर्ज लिया जा सकता है। यहां तक बात समझ में आया? इसे कहते हैं ओवरनाइट रेपो। ठीक है, ओवरनाइट रेपो के अलावा जो दूसरा होता है ओवरनाइट रेपो के अलावा जो दूसरा होता है उसे कहते हैं टर्म रेपो। टर्म रेपो के अंतर्गत एक बैंक जो है वो 7 दिन, वो 14 दिन, वो 21 दिन, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो 90 दिन तक का कर्ज ले सकती है। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया था कि रेपो रेट में मैक्सिमम 90 दिन का कर्ज होता है। ठीक ना? तो यदि 24 घंटे का कर्ज है, 24 घंटे 24 आवर्स का यदि कर्ज है, तब तो क्या हो जाएगा, वो ओवरनाइट रेपो में आ जाएगा। लेकिन यदि 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, इन सब का अगर इतने दिनों का यदि कर्ज है तो उन सबको हम किसकी श्रेणी में रखेंगे? उसे हम कहेंगे टर्म रेपो की श्रेणी। यहां तक बात समझ में आया? जरा बात को यहां भी समझिएगा फिर से। इन सब में जो है ना वो हॉलीडेज वो एक्सक्लूडेड होते हैं। पता है ना, बैंक में गए तैयार होके, पता क्या चला कि आज हॉलीडे है, आज सेकंड सैटरडे है। ठीक ना? तो हॉलीडेज के डेज जो होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ठीक ना? तो बात को समझिएगा। टर्म रेपो में 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 90 दिन, इनमें से किसी भी सेटअप का जो है ना वो कर्ज लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ कैच क्या है? यहाँ कैच है कि टर्म रेपो के तहत भी एक बैंक मैक्सिमम अपने एनडीटीएल का 0.7% तक ही कर्ज ले सकती है। 0.7% ऑफ इट्स एनडीटीएल। ठीक ना? इससे ज्यादा का कर्ज नहीं ले सकती है। बात समझ में आया? यानी कि यदि आपसे एक लाइन पूछ दिया जाए कि रेपो रेट के तहत मैक्सिमम कितना कर्ज लिया जा सकता है, तो 0.75% के तक का ही कर्ज लिया जा सकता है एक बार। ठीक है, इससे ज्यादा का कर्ज नहीं लिया जा सकता है। यहां तक बात समझ में आई? जरा समझिएगा यहां पर रेपो आपको लगा नाम का क्या मतलब है रेपो? ठीक ना? बाकी सबका आपने मीनिंग भी लिखा था, इसका तो आपने मीनिंग भी नहीं लिखा। बच्चा समझिएगा रेपो का क्या मतलब होता है। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपरचेज ऑप्शन। रीपरचेज ऑप्शन इसका मतलब ही होता है रीपरचेज ऑप्शन। रीपरचेज ऑप्शन का क्या मतलब होता है कि रेपो रेट के अंतर्गत जो बैंक्स जो होती हैं, वो जो कर्ज लेती हैं, वो जो लोन देती है ना, इसके बदले वो सिक्योरिटीज प्लेज करती है। जैसे मान के चलिए मैं बैंक हूं, मैंने क्या किया, आरबीआई से कर्ज लिया, आरबीआई से मैंने बोरो किया। ऐसे उल्टा है, आरबीआई से मैंने बोरो किया। अब इस बोरो करने के कारण क्या हुआ? इस बोरो करने के कारण क्या हुआ? मेरे पास मुझे कर्ज मिला, लेकिन बदले में क्या करता है ये बैंक? इसको एक सिक्योरिटी देता है क्या कि फला दिन पर, फला मतलब एक पर्टिकुलर जो दिन जो निर्धारित हुई है ना, इस पर्टिकुलर डे पे क्या होगा कि मैं आपको जितना मैंने कर्ज लिया है ना, ये पूरा पैसा वापस दूंगा और ये सिक्योरिटी मैं वापस खरीदूंगा। तो ये एक वादा होता है बैंक और आरबीआई के बीच में। क्या? जैसे मान के चलिए मैं बैंक हूँ, ठीक, मैं बंधन बैंक हूँ, मैंने आरबीआई से क्या किया? रेपो रेट के तहत 90 दिन के लिए 500 करोड़ मांगा। 500 करोड़ जो है वो मैंने क्या किया? मांगा। तो 500 करोड़ के बराबर मैं क्या करूंगा? सिक्योरिटीज मैं क्या करूंगा? 500 करोड़ के बराबर आरबीआई को दूंगा। ठीक है, इस सिक्योरिटी पर क्या लिखा रहेगा? 500 करोड़ लिखा रहेगा और लिखा रहेगा 2%, 5%, 6% जो होगा। जैसे अभी रेपो रेट जो है वो भारत में कितना चल रहा है? अभी चल रहा है 6.50। तो इस पर लिखा रहेगा कि इतना परसेंट जो है मैं दूंगा। ठीक, अब देखिए 500 करोड़ लिया है और 90 दिन का है, तो 6.50 पर एनम के हिसाब से 90 दिन का निकाल दीजिए। और ये वादा होता है क्या कि मैं क्या करूंगा? ये 500 करोड़ और प्लस इंटरेस्ट ये मैं आरबीआई को वापस दूंगा।
तो वापस दूंगा इसका क्या मतलब है कि जो सिक्योरिटी अभी मैंने आरबीआई को दे दी है उसको मैं फिर से खरीदूंगा, यानी कि रीपर्चेज करूंगा। इसीलिए इसका नाम ही क्या है, रीपर्चेज ऑप्शन। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रेपो रेट। यहां तक बात समझ में आई? रेपो रेट क्यों कहा जाता है, नाम क्यों पड़ा है रेपो रेट? क्यों? क्योंकि रीपर्चेज ऑप्शन, ठीक, रीपर्चेज ऑप्शन, इसको फिर से खरीदना है एक पर्टिकुलर अवधि के बाद। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? इनफैक्ट आपको एक लाइन और आगे बढ़कर अगर मैं बताऊं तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना, या फिर जो सिक्योरिटीज आरबीआई के पास प्लेज की जाती है बैंकों के द्वारा, ये 105% होती है जितना लोन मिला है उसका, जितना लोन मिला है उसका 105% होती है। तो इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए कि मान के चलिए एक बैंक को आरबीआई से 100 रुपया लेना है, तो उस बैंक को आरबीआई के पास 105 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेज करनी होगी, ठीक ना? 105 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेज करनी होती है। प्लेज हमेशा ज्यादा होता है, कर्ज कम मिलता है। इनफैक्ट आप भी बैंक में जाते हैं ना, आप सोना गिरवी रखिए, कर्ज लेने के लिए अगर आप जाते हैं ना, आप सोना गिरवी रखिए, सोने का जो एक्चुअल में अभी प्राइस होगा ना, उससे 70% 80% तक का ही आपको कर्ज मिलता है। एक्चुअल वैल्यू के बराबर आपको कर्ज नहीं मिलता है। बात समझ में? आगे बताऊंगा। इसी को हेयर कट कहते हैं, ठीक ना? इसी को हेयर कट कहते हैं, ठीक। तो 105 रुपए का यदि जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेज की जाती है बैंकों के द्वारा आरबीआई के पास, तो लोन कितने का मिलता है, 100 रुपए का मिलता है, कम मिलता है हमेशा, ठीक ना? हमेशा कम मिलता है। यहां तक बात समझ में आई? रीपर्चेज ऑप्शन नाम क्यों है? क्यों? क्योंकि ये एक वादा है बैंकों द्वारा आरबीआई को कि तुम अभी मुझे पैसा दे दो, इसके बदले ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख लो। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई बोलेगी कितने की है, तो जितना मैं लोन ले रहा हूं ना उससे 5% ज्यादा है, ठीक है? ठीक है, तो आरबीआई के पास चली गई। अब बैंक क्या बोलती है, बैंक बोल रही है कि मैं वादा करता हूं कि फला दिन पर, फला दिन यानी कि 90 दिन या फिर मान के चलिए 14 दिन या 21 दिन बाद मैं इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस खरीदूंगा, मैं इसको रीपर्चेज करूंगा। और कैसे रीपर्चेज करूंगा? जितना तुमने मुझे मूलधन दिया है वो तो मैं लौटाऊंगा ही लौटाऊंगा, साथ में मैं इंटरेस्ट भी देके इसको रीपर्चेज करूंगा। इसीलिए इसको कहा जाता है रेपो, रीपर्चेज ऑप्शन। यहां तो बात क्लियर हो गई? चलिए, तो ये था हमारा रेपो रेट। यहां तक क्लियर है? ये देखिए रेपो रेट। देखिए पॉलिसी रेट्स में देख रहा, पॉलिसी रेपो रेट वर्तमान में कितना है, 6.50, देख रहा ना, 6.50, ठीक। यही है पॉलिसी रेपो रेट। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला है, अगला जो है वो क्या है, पांचवा टूल जो है वो क्या है, वो है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट का उल्टा, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट का उल्टा। जरा बात को समझिएगा, रेपो रेट में क्या हो रहा था, रेपो रेट में हो रहा था कि बैंक जो है वो लोन प्राप्त कर रही थी आरबीआई से, ठीक ना। रिवर्स रेपो रेट में उल्टा हो जाता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या हो जाता है, आरबीआई कर्ज प्राप्त कर रही होती है बैंकों से, ठीक है। इसीलिए नाम नहीं है रिवर्स रेपो रेट। तो यदि देखिए दो बातें हैं, दोनों लाइन को समझिएगा, पहले सुनिएगा। यदि आरबीआई बैंकों से कर्ज प्राप्त कर रही है या फिर बैंकों के पास जो सरप्लस है वो आरबीआई के पास पार्क करना चाहते हैं, वो आरबीआई के पास रखना चाहते हैं, दोनों तो बात बराबर ही है। क्यों? क्योंकि दोनों में बैंकों से पैसा जा रहा है आरबीआई के पास। तो दोनों लाइन आपको देखने को मिल सकती है अलग अलग किताबों में, अलग अलग जगहों पर। बात को समझिएगा, दोनों बातों का मतलब सेम है। पहली बात तो आरबीआई को जो है वो पैसों की बैंकों से जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक ना। अगर होगी भी तो उसके पास बाकी उपकरण भी है, ओएमओ है या फिर जो भी है बाकी उपकरण है उसके पास, ठीक ना।
लेकिन फिर भी मान के चलिए क्या है कि आरबीआई बैंकों से पैसा ले रही है, ठीक, या फिर हम ये कहें कि बैंकों के पास जो सरप्लस था, जो अधिशेष था, जिसको वो लोन के रूप में बाहर नहीं देना चाह रही थी, रिस्क ज्यादा लग रहा था, तो जिस पैसे को वो क्या करती है, आरबीआई के पास पार्क कर देती है, ठीक ना, तो उस पैसे को वो क्या करती है, वो आरबीआई के पास रख देती है। तो यहां पर लाइन आप समझिएगा, रिवर्स रेपो रेट वह दर है, रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक अपना अधिशेष आरबीआई के पास रखती है, या फिर जिस पर आरबीआई बैंकों से कर्ज प्राप्त करता है। दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई के पास अपना अधिशेष जमा करते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रहा है? इसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। वर्तमान में ये 3.35 के आसपास है, 3.35% के आसपास है। एक बार देख लूं, 3.35% मुझे यहां तक लग रहा है। देखिए फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट, इसके आगे अब आपको फिक्स्ड लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। अभी जस्ट बताऊंगा कि फिक्स्ड क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अभी जस्ट बताऊंगा फिक्स्ड क्यों लिखा हुआ है। पहले रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया। अब जरा समझ के देखिए, यदि मान के चलिए अर्थव्यवस्था में महंगाई ज्यादा है, अर्थव्यवस्था में महंगाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए आरबीआई को? आरबीआई को ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? आरबीआई को ऐसे कंडीशन में करना चाहिए कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दो, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दो। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दोगे तो बैंकों के लिए आरबीआई के पास पैसा रखना ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा कि नहीं? पहले कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा था आरबीआई के पास पैसा रखने पर, अब ज्यादा मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, बैंक अपना ज्यादा पैसा जो है वो आरबीआई के पास रखने लग जाएंगे। अब आरबीआई के पास रखने लग जाएंगे तो वो पैसा अर्थव्यवस्था से आरबीआई की तरफ चला गया ना। अगर आरबीआई के पास नहीं रखते तो वो पैसा अर्थव्यवस्था में यूज हो रहा होता, इकोनॉमी में यूज हो रहा होता। लेकिन चूंकि रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है, चूंकि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है, इसके कारण से क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास चला जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इससे महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। बात समझ में आया? ऑन द अदर हैंड, यदि आरबीआई क्या चाह रही है, मुद्रा क्या बोलते हैं, ग्रोथ को बढ़ाना, यदि आरबीआई ग्रोथ को बढ़ावा देना चाह रही है, समृद्धि को बढ़ावा देना चाह रही है, तो इसके लिए आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई करेगी रिवर्स रेपो रेट को घटा देगी। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट को घटाएगी, अब बैंकों के लिए आरबीआई के पास पैसा जमा रखना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर बहुत कम इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे बैंक आरबीआई के पास पैसा ना रखकर आम लोगों को देना ज्यादा प्रेफर करेंगे। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में फिर से तरलता बढ़ेगी, लोगों को सस्ता लोन मिलेगा, तो देश अर्थव्यवस्था में क्या होगा, बात समझ में आया? बातें यहां तक समझ में आया ना? ठीक, तो आरबीआई रेपो रेट के माध्यम से ऐसे ही करती आ रही थी। सामान्यतः कोविड-19 से पहले, कोविड कब आया, 2020। कोविड-19 से पहले, यहां देखिए, कोविड-19 से पहले तक क्या था सिस्टम ये था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये दोनों पेग्ड हुआ करते थे, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े थे। क्या कैसे जुड़े हुए थे कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से 0.25% कम हुआ करता था, 0.25% कम हुआ करता था। यानी कि आरबीआई क्या करती थी, रेपो रेट पर बैंकों से जो प्राप्त करती थी ना, बैंक से जो पैसा मिलता था, जो मनी आरबीआई को मिलता था, वही पैसा रेपो रेट पर दूसरे बैंकों को दे देती थी। रिवर्स रेपो रेट पर क्या हुआ है, आरबीआई जो है पैसा प्राप्त कर रही थी और वही पैसा रेपो रेट पर बाकी बैंकों को दे रही थी। वही पैसा रेपो रेट पर बाकी बैंकों को दे रही थी। अब एक बात बताइए, रिवर्स रेपो रेट जो है, मैं क्या बोल रहा हूं, 0.25% कम है, ठीक है, 0.25% कम है, और रेपो रेट जो है वो 0.25% ज्यादा है। तो 0.25% कम पर आरबीआई प्राप्त करती थी और 0.25% उसी में जोड़कर क्या कर देती थी, दूसरे बैंकों को दे देती थी। तो इससे क्या होता था, 0.25% हर बार जो है वो कौन कमाती थी, आरबीआई की कमाई ऐसे होती थी। बात समझ में आ रहा, आरबीआई कैसे कमाती है, आरबीआई ऐसे ही कमाती है, रिजर्व बैंक भी ऐसे ही कमाती है। और रिवर्स रेपो रेट पर जो पैसा प्राप्त करती है उसी को क्या करती है, रेपो रेट पर किसी दूसरे बैंक को दे देती है।
ठीक ना। रेट पर तो किसी दूसरे बैंक को देते हैं, बीच में 0.25% का मार्जिन उसका होता है, ठीक है। यही होता है आरबीआई का सरप्लस, ठीक। इसी को आरबीआई जब बहुत लंबा हो जाता है तो इसी से वो अपना खर्चा चला रही होती है, फिर जब ज्यादा जमा हो जाता है तो इसी को क्या करती है, वो सरकार को दे देती है डिविडेंड के रूप में। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की संस्थान है ना, ठीक ना, तो सरकार के नियंत्रण में है, ठीक। इसीलिए आरबीआई का जो भी सरप्लस होता है या जो भी प्रॉफिट होता है वो क्या करती है, वो साल के अंत में अपना खर्चा निकाल के, अपना खर्चा यानी कि अपने एम्प्लॉइज वगैरह इन सब का खर्चा निकाल के वो क्या करती है, सारा का सारा वापस कर देती है बैंक को, मतलब सरकार को। यहां तक बात समझ में आया? यहां तक बात समझ में आया? लेकिन कोविड में क्या हुआ, कोविड में ये जो 0.25 वाला चक्कर था ना, ये 0.25 वाला चक्कर ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। रेट और ये जो अंतर था ये बढ़ गया। रेपो रेट जो है और रिवर्स रेपो रेट, इसके बीच में जो ये जो गैप था ना 0.25% का, ये बढ़ गया। रिवर्स रेपो रेट घटकर लगभग इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो 0.65 तक चला गया, 0.65% तक चला गया था, ठीक है। और उसके बाद जब कोविड खत्म हुआ तो उसके बाद रेपो रेट बढ़ा, लेकिन रिवर्स रेपो रेट नहीं बढ़ा। रिवर्स रेपो रेट को तब से जो है ना वो 3.35% पर ही फिक्स कर दिया गया है, और रिवर्स रेपो रेट की जिम्मेदारियां एक दूसरे टूल को दे दी गई जिसके बारे में आगे पढ़ाऊंगा, उसका नाम है SBF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। बात समझ में आया? इसलिए आपको दिखा, यहाँ पर लिखा हुआ क्या, यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखा ना SBF, ये फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट। पहले क्या होता था, इन दोनों के बीच में अंतर जो होता था वो फिक्स हुआ करता था 25, दिखाता हूँ। ये देखिए, कोई तो चार्ट होगा जो दिखा रहा होगा, ये चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत में रेपो रेट कैसे घटा बढ़ा है। ये देख रहे हैं, ये 2000 से लेकर 2022 तक दिखा रहा है, 15% हुआ करता था, फिर घटा है। ये देखिए कोविड के दौरान जो है वो 4% के आसपास जो है वो लाके इसको रोक दिया गया था, फिर से बढ़ने लगा है, ठीक ना। तो ऐसे ही इसी के साथ जो क्या था, ये बढ़ता है घटता रहता था। कोई ढंग का ग्राफ नहीं है, ये भी बहुत पुराना है, मैं अभी लेटेस्ट चाह रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा सा पहले का दिखा रहा है, ये क्या है, ये देखिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों के बीच में देख रहे हैं अंतर लगभग जो है वो फिक्स रहा है। ये इंडिया का ग्राफ है भी, मुझे लग रहा नहीं और का तो नहीं है। ये देखिए रेपो रेट धीरे धीरे घटा, कोविड-19 में जो है वो एकदम नीचे टच हुआ 4% के आसपास, और फिर क्या है वहां से फिर से धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ है, ठीक ना। आपको पता है ना कोविड-19 के दौरान क्या हुआ, कोविड-19 के दौरान क्या हुआ, समृद्धि प्रभावित हो रही थी, समृद्धि प्रभावित हो रही थी, तो इसमें क्या चाहिए था, आरबीआई को स्टेप लेना पड़ा। आरबीआई को करना क्या पड़ा कि रेपो रेट को कम करना पड़ा, ताकि लोगों के पास जो है वो पैसा आसानी से जाए, ताकि लोग जो है वो डिमांड क्रिएट करें, लोग जो है वो सस्ते में लोन लें, कंजम्पशन करें, प्रोडक्शन करें। इसलिए देख रहे हैं ना कोविड-19 के दौरान रेपो रेट को जो है वो बहुत कम कर दिया गया, गिरा दिया गया था। अब जैसे जैसे फिर उसके बाद महंगाई बढ़ रही है, आप देख रहे हैं पिछले 1 साल 1.5 साल में महंगाई, अरे WPI CPI का आंकड़ा दिखा चुका हूँ ना, 6% के ब्रैकेट के एकदम ऊपर के ही आसपास रह रहा है। तो फिर से क्या हो रहा है, उसी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए देखिए फिर से धीरे धीरे रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्या है, अब पेग्ड नहीं रह गया, पहले क्या था, दोनों जो है वो साथ में जुड़े रहते थे, ठीक ना, 0.25% का गैप रहता था और ये दोनों जुड़े रहते थे। लेकिन कोविड के बाद क्या हुआ, रिवर्स रेपो रेट को टूल के रूप में अभी भी रखा है, टूल के रूप में अभी भी मेंशन है,
लेकिन रिवर्स रेपो रेट का अब यूज नहीं होता है, उसकी जगह एचडीएफ का यूज होता है। तो अब जब एचडीएफ पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये था हमारा रिवर्स रेपो रेट। अब देखते हैं अगले टूल के बारे में। अगला टूल है हमारा क्या? अगला टूल है हमारा बैंक रेट। हमारा 6th टूल है बैंक रेट। बैंक रेट, इसका भी वही कंडीशन है जो आज रिवर्स रेपो रेट का हुआ। बैंक रेट आपको बताया ना कि सन 1999 में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आई थी, एलएएफ सिस्टम। तो यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से पहले भारत में आरबीआई के पास मॉनेटरी टूल्स में क्या था? उससे पहले भारत के पास बैंक रेट, भारत में बैंक रेट का प्रयोग होता था। बैंक रेट वो रेट हुआ करता था, इट वाज दैट रेट, स्लाइड तो स्विच नहीं, बैंक रेट वो रेट हुआ करता था, बैंक रेट वो रेट हुआ करता था जिस पर आरबीआई से बैंक आरबीआई से कर्ज लेते थे लंबी अवधि का। रेपो रेट पढ़ाते वक्त मैंने बताया था क्या कि मैक्सिमम कब तक का लोन लिया जा सकता है? 90 दिन का। लेकिन बैंक रेट के माध्यम से जो लोन लिया जाता था ना, वो लंबी अवधि का होता था, ठीक ना? वो लंबी अवधि का होता था, 1 साल का हो गया, ऐसे होता था। तो लंबी अवधि का लोन जिस रेट पर लिया जाता था उसको हम कहते थे बैंक रेट। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा, तो फिर क्या है, बैंक रेट पर आरबीआई से जो है वो कर्ज लेना बंद हो गया। बैंक रेट की चर्चा क्यों? क्योंकि 90 दिन पर्याप्त होता है, मतलब जो मिसमैच हो रहा है उसको डील करने के लिए। तो जनरली जो है वो बैंक रेपो रेट पर ही लेती है। बैंक रेट का प्रयोग धीरे धीरे कम होता चला गया 1999 में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आने के बाद। तो इस कारण से बैंक रेट को अब परिवर्तित कर दिया गया है, इसकी भूमिका परिवर्तित हो गई। पहले ये क्या हुआ करता था, यह वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था जिस पर बैंक आरबीआई से लंबी अवधि का ऋण प्राप्त करते थे। यदि आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि बैंक रेट क्या है, तो बैंक रेट वाज दैट रेट ऑन व्हिच बैंक्स यूज्ड टू बोरो फ्रॉम आरबीआई फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, रेपो रेट में अंतर यही है, रेपो रेट में शॉर्टर ड्यूरेशन है, मैक्सिमम 90, इसमें लॉन्गर ड्यूरेशन यानी कि 1 साल तक आप लोन ले सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई? लेकिन अब बैंक रेट का वो बदल दिया गया है, प्रयोग बदल दिया गया है। अब बैंक रेट का प्रयोग क्या किया जाता है? बैंक रेट का प्रयोग किया जाता है उस कंडीशन को फॉलो करने के लिए जब मान के चलिए कोई बैंक सीआरआर का अनुपालन नहीं कर रही या फिर मान के चलिए कोई बैंक एसएलआर का अनुपालन नहीं कर रही, ठीक ना? आपको बता रखा है ना, सीआरआर के तहत 4.5% रखना ही रखना है, एसएलआर में 18% रखना ही रखना है। अगर नहीं रख रही हो तो बैंक रेट वो रेट होता है जिसके बेसिस पर इन पर पेनल्टी लगाया जाता है, एक लाइन में समझिए कि बैंक रेट अब क्या रह गया है, पेनल्टी लगाने का टूल रह गया है। इसी के बेसिस पर, इसी का यूज करके क्या किया जाता है, बैंकों के ऊपर पेनल्टी लगाया जाता है, चार्ज लगाया जाता है। क्या कि अगर तुम ये बात नहीं मानोगे या इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर क्या किया जाएगा, पेनल्टी लगाया जाएगा। तो ये पेनल्टी लगाने वाला रेट क्या है? पहले क्या था, ये पहले लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लोन देने का रेट हुआ करता था। यहां तक बात समझ में आई? बैंक रेट भी समझ में आया? ठीक है। अरे इसका भी वैसे ही यूज होता था कि इसके प्रयोग के माध्यम से आरबीआई क्या करती थी, यदि महंगाई बहुत ज्यादा है तो महंगाई को कम करना है तो वो क्या करती थी, बैंक रेट को बढ़ा देती थी। बैंक रेट जैसे ही बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बैंकों के लिए भी तो आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो जाएगा, बैंकों के लिए महंगा हो जाएगा तो वो आम लोगों को देते वक्त भी इंटरेस्ट रेट महंगा कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, लोन्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। बात समझ में आया? वही सेम रेपो रेट वाला ही फॉलो होता है। बस एक लाइन याद रखिए, रेपो रेट कम अवधि के लिए था, बैंक रेट लंबी अवधि के लिए था। हालांकि अब बैंक रेट का प्रयोग भी बदल गया है, अब इसका प्रयोग किया जाता है किस चीज में, पेनल्टी लगने। ये बात भी समझ में? आगे बढ़े। अगला है हमारा टूल, इसका क्या नाम है, इसका नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसका नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी।
सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ, इसी को क्या कहते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को सबसे पहले 2011 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। स्टार्टिंग में इसे 2011 में जब प्रारंभ किया गया था तब यह केवल बैंक्स के लिए ही अलाउड था, इट वाज ओनली अलाउड फॉर बैंक्स, बट नाउ इट हैज बीन इंक्रीज्ड टू कोऑपरेटिव बैंक्स एज वेल। कोऑपरेटिव बैंक्स बताऊंगा अगले ही चैप्टर में, हम लोग पढ़ेंगे बैंक्स के प्रकार जब पढ़ेंगे ना उस टाइम कोऑपरेटिव बैंक्स बताऊंगा, कोऑपरेटिव बैंक्स किसको कहते हैं। तो अब जो ये कुछ खास कोऑपरेटिव बैंक्स को के लिए भी अलाउड है। कौन से कोऑपरेटिव बैंक्स? ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स जो सीएआर मेंटेन रखते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बताऊंगा इसके बारे में भी जब हम लोग अगले चैप्टर में बाज़ेल नॉर्म्स पढ़ेंगे, तब बेसल नॉर्म्स जब हम पढ़ेंगे ना तो उस टाइम बताऊंगा सीएआर क्या होता है, ठीक। तो अभी बस इतना जान लीजिए कि ये बैंक्स के लिए भी है, बाकी बैंक्स के लिए भी, और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी है, ठीक है ना। ऐसे बैंक्स के लिए है जो सीएआर मेंटेन कर रहे हैं, जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जुड़े हुए हैं। बताऊंगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी बताऊंगा अगले चैप्टर में। जब बैंकिंग पढ़ रहे होंगे ना तो उस चैप्टर में बताऊंगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के माध्यम से ही क्या होता है, पैसों का लेन देन हो पाता है एक बैंक से दूसरे बैंक में, ठीक ना, क्लियर है, ठीक। बताऊंगा उस टाइम डिटेल में बताऊंगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है, ठीक। तो जो सहकारी बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जुड़े हुए हैं या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन रखते हैं, उन सहकारी बैंकों को भी इस पर मतलब इसका प्रयोग करने की अनुमति है, ठीक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो समझ में आ गया, ये तो बताइए कि आखिर प्रयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो एमएसएफ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर आरबीआई से एक दिन की अवधि के लिए कर्ज प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जिस पर आरबीआई से एक दिन की अवधि के लिए यानी कि 24 आवर्स के लिए बैंक जिस रेट पर आरबीआई से कर्ज लेते हैं वो क्या होता है, वो होता है एमएसएफ, ठीक ना। वो क्या होता है एमएसएफ। मुझे पता है आपके दिमाग में जो है ना अभी ये भूचाल आ रहा होगा। भूचाल क्या आ रहा होगा कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले आप पढ़ाए हैं रेपो रेट, और रेपो रेट में आपने पढ़ाया कि सर ओवरनाइट रेपो, तो सर जब 24 घंटा के लिए चाहिए होगा तो सर हम ओवरनाइट रेपो पर ले लेंगे, तो सर फिर ये नया एमएसएफ सिस्टम लाने की जरूरत क्या है। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि एमएसएफ लाने की जरूरत क्या है, बिल्कुल सही आ रहा है। जरा बात को समझिए, मैंने क्या बताया था जब ओवरनाइट रेपो पढ़ा रहा था, मैंने बताया था ना कि ओवरनाइट रेपो के तहत एक बैंक अपने कुल एनडीटीएल का मैक्सिमम 0.25% तक ही लोन ले सकते हैं। बताया था ना, मान के चलिए बैंक को ज्यादा चाहिए तब अडानी जी के साथ साथ अंबानी जी भी पहुंचे हुए हैं, तब क्या कीजिएगा, तो एमएसएफ सामने आ जाता है। एमएसएफ के तहत एक बैंक अपने एनडीटीएल का टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 2% तक ओवरनाइट जो है वो कर्ज प्राप्त कर सकती है। अब अंतर समझ में आ गया। ओवरनाइट रेपो और एमएसएफ में क्या अंतर है, ओवरनाइट रेपो में 0.25% तक ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एमएसएफ में क्या है 2% तक, आपके टोटल एनडीटीएल का 2% तक आप प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या है एमएसएफ। पहली बात तो समझ में। दूसरा अंतर मैंने बताया था ना कि रेपो रेट में क्या होता था, रीपर्चेज ऑप्शन, यानी कि बैंक उनके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं कितनी हुआ करती थी 105% वाली, वो क्या करती थी आरबीआई के पास प्लेज करती थी और बदले में क्या होता था उसको लोन मिलता था। बात समझ में आया। बात ध्यान रखिए, रेपो रेट के तहत केवल उन्हीं ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेज किया जा सकता है जो एसएलआर का पार्ट ना हो। बात समझ में आया, जो एसएलआर का पार्ट ना हो उन्हीं को प्लेज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन एमएसएफ के तहत उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी प्लेज किया जा सकता है बैंकों द्वारा जो एसएलआर का पार्ट थे। बात समझ में आया। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज्यादा आ गई ना, अरे रेपो रेट से ज्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ना, इसीलिए एमएसएफ को एक नए सिस्टम के रूप में लॉन्च किया गया। बस दोनों अंतर यही दो पॉइंट याद रखिएगा, क्या कि उसमें मैक्सिमम 0.25% ही लिया जा सकता है, इसमें 2% तक लिया जा सकता है। उसमें क्या है, उसमें कि आप एसएलआर के रूप में आपके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी गई है उनको प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर उनको भी प्रयोग किया जा सकता है। बात समझ में आया, उनको भी प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि बैंक रेट पर पेनल्टी लगेगी, लेकिन अब अचानक से मुझे चाहिए तो क्या कर सकते हैं। बात समझ में आया। तो इसीलिए ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है,
ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसीलिए एमएसएफ को एक नए व्यवस्था के रूप में लाया गया। इनफैक्ट आपको बता दूं कोविड-19 के दौरान तो क्या किया गया था, आरबीआई ने इस 2% वाली लिमिट को बढ़ाकर 3% तक कर दिया था कि बोरोइंग लिमिट अंडर एमएसएफ क्या था कि अब 3% तक बढ़ाकर कर दिया था। क्या कि यदि बैंक को ओवरनाइट के लिए पैसा चाहिए ना तो इस रेट पर वो क्या कर सकते हैं, 3% तक जो है वो अपने टोटल एनपीटीएल का प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये देखिए ये देखिए 2020 में ये देखिए क्या लिखा कि आरबीआई हैज 2020 का न्यूज़ है, 2020 में ऐसा किया गया था। The RBI as a temporary measure कोविड-19 के प्रभाव के दौरान ही क्या किया गया था, has increased the borrowing limit for scheduled banks under the marginal standing facility from 2% to 3% of their NDTL with effect from March 27, 2020। आपको याद होगा कि लॉकडाउन की घोषणा कब हुई थी, 25 मार्च के आसपास हुई थी, ठीक ना। 22 मार्च को पहले हम लोग ने जनता कर्फ्यू मनाया था, फिर उसके बाद 25 मार्च के आसपास मोदी जी आए टीवी पर, भाइयों बहनों ऐसा है अब घर पे ही रहो, ठीक। और 27 मार्च को देख रहे हैं एमएसएफ को बढ़ा दिया गया ना, 2% से बढ़ाकर 3% तक कर दिया गया। क्या कि इसके तहत 3% तक जो है वो क्या किया जा सकता था, प्राप्त किया जा सकता था अपने टोटल एनडीटीएल का। यहाँ तक बात समझ में आ रही ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए एमएसएफ जो होता है वो हमेशा रेपो रेट से 0.25% ज्यादा होता है, हमेशा, ये फिक्स है। क्या है कि हमेशा जो है ना वो मतलब आरबीआई जब बढ़ाती है ना, आरबीआई की जब मीटिंग होती है तो वो केवल रेपो रेट के बारे में बोलती है कि हमने रेपो रेट को इतना बढ़ाया है, उस रेपो रेट के हिसाब से एमएसएफ जो है वो अपने आप बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो 25 मतलब 0.25% जो है वो अपने आप उससे ज्यादा होता है। बैंक रेट एमएसएफ के बराबर ही होता है, देख रहे हैं, यानी कि बैंक रेट भी पॉलिसी रेपो रेट के साथ फिक्स है। क्या कि ये हमेशा रेपो रेट से 0.25% ज्यादा ही होगा। यहां तक ये बात भी समझ में आ गई है एमएसएफ क्या है। अब जरा बढ़ते हैं लेटेस्ट एंट्री की तरफ। लेटेस्ट एंट्री का क्या मतलब है कि यानी कि हमारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में जो लेटेस्ट एंट्री हुई है, अब जरा उसके बारे में समझते हैं। कौन सी है लेटेस्ट एंट्री? The latest entry is standing deposit facility (SDF). Standing deposit facility। क्या है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी? जरा बात को समझिएगा। जब कोविड-19 के दौरान जब परिस्थितियां खराब हुई तो 2020 में इसको जो है वो एक 2022 में इसको एज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल के रूप में अपनाया गया। हालांकि इस पर जो है ना वो बात बहुत पहले से चल रही थी, 2016-17 से ही इस पर बात चल रही थी। उर्जित पटेल जब भारत के गवर्नर हुआ करते थे ना, तो उन्होंने इस पर पहले भी काम किया था और उन्होंने ये बोला था 2014 में जब उर्जित पटेल कमेटी बनी थी ना, उस टाइम भी उन्होंने ये बोला था क्या कि एसडीएफ को एलएएफ की तरह यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की तरह प्रयोग किया जा सकता है। उर्जित पटेल कमेटी पूरे बंगाल के लिए बनी थी, उसी टाइम ये बात किया गया था। बाद में जब वो गवर्नर बने तो 2018 में इसको मॉनेटरी पॉलिसी टूल के रूप में ऐड करने की बात की जा रही थी या प्रयोग करने की बात स्टार्ट हुई। पहले कमेटी को जब हेड किया ना उर्जित पटेल ने,
तो उस टाइम क्या किया था उन्होंने, रिकमेंड किया था कि हम एसडीएफ की व्यवस्था को अपना सकते हैं। एसडीएफ पहले से यूरोप अमेरिका के देशों में, अमेरिका यूरोप के देशों में क्या है, पहले से ही प्रचलित रहा है। तो इसी को भारत में लाने की बात की थी उर्जित पटेल कमेटी ने। बाद में जब वो गवर्नर बने, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान 2018 के आसपास क्या किया गया, आरबीआई कानून में संशोधन करके इसको ऐड किया गया था। आरबीआई एक्ट में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया और इसको ऐड किया गया एसडीएफ में, मतलब इसको मॉनेटरी पॉलिसी टूल में। लेकिन ये पूरी तरह से प्रचलित कब हुई है 2022 से। अप्रैल 2022 में क्या किया गया, इसको फॉर्मली स्थान दे दिया पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में। अब जरा सोच के देखिए एसडीएफ है क्या, जरा बात को समझिएगा एसडीएफ क्या है। एसडीएफ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर आरबीआई बैंकों से कर्ज लेती है, आरबीआई बैंकों से कर्ज लेती है, या फिर बैंक अपना सरप्लस आरबीआई के पास पार्क करते हैं। बात समझ में आ रहा है, यानी कि बैंक जो है वो अपना सरप्लस आरबीआई के पास पार्क करते हैं। अब जरा बात को समझिएगा, एज अ कॉन्सेप्ट एसडीएफ में क्या होता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है का क्या मतलब है, इसमें कुछ गिरवी नहीं रखना होता है, कुछ गिरवी कोई जो है ना वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह गिरवी नहीं रखनी होती है, ठीक ना। एसडीएफ में ये होता है, एसडीएफ के सिस्टम में ये होता है कि ये म्यूचुअल नेगोशिएशन पर आधारित होता है। बैंक और आरबीआई के बीच में म्यूचुअली नेगोशिएशन होगा और होने के लिए ये क्या है, ये जो रेट पहले से फिक्स कर रखा है ना एसडीएफ के अंतर्गत, ये इससे कम पर भी हो सकता है, इससे ज्यादा पर भी हो सकता है। ये म्यूचुअल नेगोशिएशन के बेसिस पर आधारित है, तो ये इसीलिए ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। तो इसीलिए इसको रिवर्स रेपो रेट की जगह एक नए टूल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक ना। एसडीएफ में बस इतना जान लीजिए क्या कि एसडीएफ में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, ठीक। तो इसीलिए एसडीएफ धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। वर्तमान में क्या है, वो वाला जो पहले गैप हुआ करता था ना रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में, वो गैप अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बीच में दिख रहा है। इन दोनों के बीच में 0.25% का क्या है, अंतर है। यानी कि जो काम पहले रिवर्स रेपो रेट का हुआ करता था, वही काम अब किसका हो गया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का। यहां तक बात समझ में आई, थोड़ा सा फैक्चुअल था, एक दो बार इस चीज को जो है वो दोहराइएगा, एक दो बार जो है वो समझने की कोशिश कीजिएगा, अब आपको एकदम याद रहेगा। यहां तक बात समझ में आई, फैक्चुअल था, इसमें समझने का स्कोप कम था, इसमें याद करने वाला स्कोप ज्यादा था, ठीक है ना। महंगाई को कैसे इनके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, समृद्धि को कैसे बढ़ाया जाता है, ये चीज आपने समझ ली, वही समझना था। जरा समझिएगा इसी से संबंधित कुछ टर्म्स। एलएएफ कॉरिडोर, या मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर, ये किसको कहते हैं, जरा बात को समझिए। पहले इसका क्या मतलब हुआ करता था, इसका मतलब हुआ करता था कि देखिए रेपो रेट जो है वो बीच में होता है, रेपो रेट बीच में होता है, रेपो रेट के साथ फिक्स रहता था कि इससे 0.25% ज्यादा होगा क्या, एमएसएफ होता है, अरे कोविड-19 से पहले की भी बात कर रहा हूं, और इसके नीचे फिक्स रहता था कि इससे 0.25% कम होगा रिवर्स रेपो रेट, ठीक ना। तो ये जो गैप था ना, ये जो गैप था, ये जो आपको कॉरिडोर दिख रहा है, यही कॉरिडोर, इसी को कहा जाता था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, या इसी को कहा जाता था मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या, रेपो रेट बीच में रहता है और इससे 0.25% जो है वो ज्यादा हुआ करता था एमएसएफ, और उससे 0.25% कम हुआ करता था रिवर्स रेपो रेट। तो ये जो कॉरिडोर बना ना ये बीच का, इसी को कहा जाता था मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर, या फिर इसी को कहा जाता था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। बात समझ में आया। अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, जरा बात को समझिए। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इस कॉरिडोर का की सीलिंग, यानी कि इसकी छत क्या है, इसकी सीलिंग है एमएसएफ, ये बात कह सकते हैं। जरा मैं इसको अलग से बनाता हूं बड़ा करके, आप लोग जो है अपने कॉपी में बता लीजिएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जरा बात को समझिएगा। मैं बताना चाह रहा हूं कि रेपो रेट बीच में है और इसी से फिक्स है कि इसमें अगर 0.25% यदि जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एमएसएफ, और इसी में 0.25% यदि घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
रिवर्स रेपो रेट, कोविड-19 से पहले तक, ठीक। तो क्या था कि मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर की सीलिंग, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द सीलिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर, तो सीलिंग हुआ करती थी एमएसएफ। और इसका फ्लोर क्या हुआ करता था, फ्लोर क्या हुआ करता था, फ्लोर होता था आरआरआर। अरे इसको ऐसे सिंपल समझिए ना, एक घर में टॉप पर क्या होता है, सीलिंग होती है, और नीचे क्या होता है, फ्लोर, और बीच में पूरा खाली घर। आपके कमरे में भी यही होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर की सीलिंग क्या हुआ करती थी, एमएसएफ, और इसका फ्लोर क्या हुआ करता था, रिवर्स रेपो रेट। यहां तक बात समझ में आया। लेकिन अप्रैल 2022 के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर का फ्लोर जो है वो बदल गया है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर का फ्लोर क्या है, अब इसका फ्लोर है एमएसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर का फ्लोर क्या है। तो अब आपको पता होना चाहिए क्या कि मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर का फ्लोर क्या है, एसडीएफ, और इसकी सीलिंग क्या है, एमएसएफ, ठीक ना। तो ये भी हमने समझ लिया। ये छोटा सा टर्म है, एक्चुअल क्वेश्चन इससे आपसे पूछा जा सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला टर्म देखिए इसी से संबंधित, वो क्या है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जरा समझिएगा। वैसे ये स्कीम जो है वो 2004 में ही प्रचलित थी। वैसे इस स्कीम का प्रयोग जो है वो 2004 में ही किया गया, मतलब चर्चा में आ गया था, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग जो है वो बहुत बाद में किया गया, कब, 2016 में। खासकर कब, जब क्या हुआ था 2016 में, 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, डीमोनेटाइजेशन। इसलिए बताते रहा हूं क्यों, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में डीमोनेटाइजेशन पर वर्डिक्ट आया है। आपने सुना होगा ना, सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ था तो उसकी सुनवाई के बाद हाल फिलहाल में ही डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण पर क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। डीमोनेटाइजेशन वर्डिक्ट देख रहा, कब की बात है ये, 4 जनवरी 2023, 5 जनवरी 2023, यानी कि एकदम करंट का मुद्दा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इससे रिलेटेड टर्म जो है वो अपने आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसे करंट अफेयर्स का पार्ट समझ के तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना, इसीलिए करवा रहे हैं। तो जब नोटबंदी हुई ना, तो नोटबंदी हुई तो उसमें क्या हुआ, नोटबंदी में क्या हुआ, सब लोग जो है वो बैंक में पैसा जमा कराने के लिए बेचैन थे ना, ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा हो रहा था, कुछ लोग एक्सचेंज करवा रहे थे, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग तो पैसा जमा कर रहे थे। क्यों, नए नोट आएंगे तब ले लेंगे, या फिर क्या बोलते हैं बाद में लेंगे। इसके कारण क्या हुआ, अचानक से बैंकों में जमा ज्यादा होने लग गया, बैंकों में जमा ज्यादा होने लग गया, ठीक है। मुझे जहां तक याद आ रहा है 15,31,000 करोड़ बैंकों में जमा हुआ था। 15,31,000 करोड़ के आसपास जो है वो धनराशि बैंकों में जमा की थी। अब जरा मुझे ये सोच के बताइए, अब बैंकों में जमा किया तो इंटरेस्ट तो मिलना है, बैंकों में जमा हुआ है तो बैंकों को इंटरेस्ट तो देना है, लेकिन एक बात सोच के देखिए, अचानक से बैंक इतना सारा पैसा लोन में कैसे दे देगी। यहां तो हुआ, मोदी जी आए रात में, अचानक से उन्होंने आके बोला क्या कि भाइयों एवं बहनों, कल आज रात के 12 बजे से 500 रुपए के और 1000 रुपए के नोट जो है वो अमान्य होंगे, वो तो बोल के चले गए। अब इसके कारण क्या हुआ, अचानक से बैंकों के पास जो है वो मनी का इनफ्लो बढ़ रहा है, खूब सारे लोग जो है वो बैंकों में जाके पैसा जमा कर रहे हैं, और बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हैं तो आप बैंकों से इंटरेस्ट पाने के हकदार हैं। लेकिन जरा ये बात भी तो सोच के देखिए कि बैंक आपको इंटरेस्ट कैसे देता है, बैंक तो आपको ऐसे इंटरेस्ट देता है ना कि बैंक आगे किसी को लोन में देता है, और उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें से कुछ आपको दे देता है। अचानक से बैंक जो है वो इतना सारा पैसा लोन में दे देगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है,
तो इस कंडीशन में आरबीआई ने इस उपकरण का प्रयोग किया था, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। बात समझ में आया? इसका प्रयोग किया था। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या थी? आरबीआई ने इन बैंकों को बोला कि तुम जितना दे सकते हो, तुम्हारे पास ये जो सरप्लस अचानक से पैसा आ रहा है ना, तुम तो लोन में दे नहीं सकते हो आगे, तो क्या करो, ये सारा पैसा जो है वो हमारे पास दे दो, आरबीआई के पास दे दो। ठीक है, आरबीआई के पास दे दो। आरबीआई ने क्या कहा कि तुम हमें दे दो, हम तुमको रिवर्स रेपो रेट के तहत पैसा देते रहेंगे। अब एक बात बताइए, अब बैंकों का टेंशन थोड़ा सा कम हुआ ना? क्यों? क्योंकि रिवर्स रेपो रेट कुछ तो मिल रहा है ना। इसी को कहा जाता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब देखिए इसमें बात को समझिएगा, आरबीआई के पास जो ये पैसा गया है ना, आरबीआई इस पैसे को आगे गवर्नमेंट को नहीं देगी, आगे गवर्नमेंट को नहीं देगी। आरबीआई जो है ये पैसा होल्ड करके बैठ जाएगी अपने पास। क्यों? आप जरा सोच के देखिए, यदि सरकार के पास चला गया था तो फिर तो बात वही घूमते के आ गई, सरकार जो है वो फिर से निवेश कर देगी अर्थव्यवस्था में। तो आरबीआई ने क्या किया कि पूरे पैसा को पकड़ कर बैठ गई, उसके ऊपर होल्ड कर लिया। और क्या कर रही है आरबीआई? अपने पॉकेट से दे रही है पैसा, अपने पॉकेट से ब्याज दे रही है। अब कैसे वो पॉकेट में पैसा आया वो आपको बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में 25% का 0.25% होता था, तो उससे आरबीआई कमाती है। समझ में आ रहा? आरबीआई अरबों खरबों में डील करती है, तो वो जो 0.25% है ना, वो भी बहुत बड़ी रकम होती है। बात समझ में आ रहा? ठीक, तो आरबीआई क्या कर रही थी, अपना जो उसका प्रॉफिट था ना, उसमें से पैसा पे कर रही थी, और इसको जो है वो आगे जो है वो नहीं दे रही थी, मतलब इसको जो है वो आगे नहीं, मतलब किसी दे रही थी। इसी सिस्टम को क्या कहा जाता है? इसी सिस्टम को कहा जाता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। आप जरा सोच के देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यदि ये पैसा लेना ही था तो आरबीआई ने जो है वो सीआरआर का यूज क्यों नहीं किया? अब जरा सोच के देखिए, यदि सीआरआर का यदि आरबीआई यूज कर देती तो सीआरआर पर तो बैंकों को कुछ नहीं मिलता है। सीआरआर के रूप में जो पैसा जमा होता है आरबीआई के पास, आरबीआई उस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं देती है। तो यदि आरबीआई सीआरआर का प्रयोग कर लेती तब तो बैंक बर्बाद हो जाते। क्यों? क्योंकि उसे आगे अपने कस्टमर्स को जो है वो तो लोन देना है, मतलब आगे अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट तो देना है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो बैंक बर्बाद हो जाते। तो इसीलिए आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने इस टूल का यूज किया, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, यानी कि सीआरआर के रूप में नहीं लिया, उसको किसी और रूप में लिया और बैंकों को कुछ भुगतान भी करते रहे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ठीक ना? बात समझ में आया? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम किसको कहते हैं? क्लियर? आगे देखते हैं अगला टॉपिक, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेसिस पॉइंट्स। आपको बार-बार जो है ना ये टर्म देखने को मिलेगा, बेसिस पॉइंट्स। क्या होता है बेसिस पॉइंट? जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिस पॉइंट, बात को समझिएगा। बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है कि आरबीआई जो ये रेपो रेट वगैरह में जो है घटाना बढ़ाना जो करती है, रेपो रेट में जो बढ़ाना घटाना करती है, इसमें क्या होता है? मान के चलिए उसने 1% बढ़ाया, तो 1% सुनने में बड़ा छोटा लगता है कि यार 1% बढ़ाया, ठीक है? तो इस 1% को हम लोग 100 बेसिस पॉइंट्स बोलते हैं, बीबीज। ठीक है ना? मतलब ये बस बोलचाल में प्रयोग होता है, ठीक ना? इसका और कोई अंतर नहीं है, इसमें और कोई बात नहीं है, बस बोलचाल में प्रयोग होता है। 1 बेसिस पॉइंट्स बराबर 1% बराबर होता है 100 बेसिस पॉइंट्स। यानी कि क्या किया जाता है कि बेसिस पॉइंट का प्रयोग करके ये दिखाया जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के मामले में अगर छोटा सा भी परिवर्तन हो रहा है तो उसका इंपैक्ट बड़ा होता है। बात समझ में आया? जैसे कि मैंने बताया ना कि जनरली आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो 0.25% बढ़ाती है। अब सुनने में क्या लग रहा है 0.25%? अभी आपको भी सुनने में इतने देर से लग रहा था ना कि सर मार्केट तो कितना है, 0.25% का ही तो है। तो इसी को बढ़ाकर बोलने के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? 0.25% इक्वल्स टू 25 बेसिस पॉइंट्स। अब देखिएगा, आपको न्यूज में दिखेगा क्या कि आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। तो 25 बेसिस पॉइंट का मतलब ये नहीं सोचिएगा कि 25% बढ़ा दिया है। 25 बेसिस पॉइंट का सिंपल सा मतलब है 0.25% बढ़ाया है। मतलब क्या होता है कि वही रेट्स में सब बड़ा कर दिखाने के लिए कि बहुत बड़ी बात हो रही है, उस रूप में दिखाने के लिए क्या किया जाता है? 1% को 100 बेसिस पॉइंट बोला जाता है या 0.25% को 25 बेसिस पॉइंट बोला जाता है।
तो अब बेसिस पॉइंट समझ जाइएगा ना, बेसिस पॉइंट जहां लिखा होगा तो उसका मतलब आप समझ जाइएगा ना, न्यूज़पेपर वगैरह में आपको यही देखने को मिलेगा, बेसिस पॉइंट्स। यहां तक क्लियर है? अगली बात समझिए, इसी से रिलेटेड अगला टर्म समझिए, इसी से रिलेटेड अगला टर्म दैट इज लिक्विड ट्रैक। इसको कहते हैं तरलता संजाल। क्या होता है लिक्विडिटी ट्रैप, जरा समझिएगा। अभी हमने देखा ना कि आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को घटाती बढ़ाती है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के माध्यम से, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को घटाती बढ़ाती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, कई बार ऐसा होता भी है क्या कि आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को घटा दिया, या आरबीआई ने क्या किया, सीआरआर को घटा दिया। तो आरबीआई उसके माध्यम से क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा। लेकिन बैंक क्या कर रही है, वो ज्यादा लोन दे ही नहीं रही है। क्यों? चाहे जो भी रीजन हो, बैंकों को ये लग रहा है क्या कि अभी अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर चल रहा है, या अर्थव्यवस्था में अभी स्थिति ठीक नहीं है, तो अभी यदि लोन देंगे ना तो लोन फंस जाएगा, या फिर वो जो है वो कर्ज लेकर भाग जाएगा। चाहे जो भी कारण हो, इन किसी भी कारणों से यदि बैंक जो है वो लोन देने से कतरा रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, आरबीआई ने तो लिक्विडिटी इंफ्यूज की, लेकिन वो लिक्विडिटी जो कि एक्चुअल मार्केट में जानी थी, वो क्या हो गई, ट्रैप हो गई। कहां ट्रैप हो गई? बैंकों के पास। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तरलता संजाल। ठीक ना, ऐसा अक्सर होता है, कई बार होता है ऐसा, तभी तो क्वालिटेटिव टूल्स और नॉन ट्रेडिशनल टूल्स की जरूरत पड़ती है। यदि क्वांटिटेटिव टूल से ही सब काम चल रहा होता, मैंने क्यों बताया होता कि क्वालिटेटिव टूल्स भी यूज होते हैं। तो कई बार बैंक क्या करते हैं कि आरबीआई से जो मिल रहा है ना, जो वो मिल रहा है, उसको आगे नहीं पहुंचने देते हैं। ठीक ना, आरबीआई ने क्या किया, सीआरआर घटा दिया, इस उम्मीद में क्या कि बैंक जो है वो आगे देंगे। लेकिन बैंकों को डर लग रहा है किसी भी कारण से, ऐसा हो सकता है क्या कि बाहर अर्थव्यवस्था में जो है वो मंदी के आसार चल रहे हैं, या बाहर अर्थव्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब आरबीआई तो चाह रही है ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए तो लिक्विडिटी बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन बैंक को लोन देने में डर लग रहा है कि लोन देंगे सब डिफॉल्ट हो जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बैंक तो प्रॉफिट के लिए है। तो इस कारण से यदि बैंक आगे लोन नहीं दे या फिर आगे उस लिक्विडिटी को नहीं बढ़ने दे, तो इसी को हम क्या कहते हैं कि लिक्विडिटी हैज बीन ट्रैप्ड विद बैंक्स। इसी को हम क्या कहते हैं, तरलता संजाल। यहां तक बात समझ में, लिक्विडिटी ट्रैप किसको कहते हैं, ये पॉइंट भी क्लियर है ना, लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक, यहां तक क्लियर। जरा आगे बढ़ते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप के बाद जरा बातों को आगे समझिएगा। इसी से संबंधित एक और टर्म आता है, वो क्या है, वो होता है हेयर कट। हेयर कट, हेयर कट, हेयर कट वो नहीं होता है जो आप करवा के आते हैं। हेयर कट बात तो समझिएगा, इकोनॉमिक्स या बैंकिंग कंटेक्स्ट में जो है वो हेयर कट का मतलब होता है। हेयर कट का मतलब होता है कि आप बैंकों के पास जब जाते हैं तो आप जो प्लेज करते हैं ना, प्लेज, आप जितना प्लेज कर रहे होते हैं उससे कुछ कम ही आपको लोन मिलता है, उससे कम आपको लोन मिलता है। मैंने बताया ना कि यदि मान के चलिए आप गए, आपने 1 लाख का सोना गिरवी रखा, तो आपको जो है वो 70,000 के आसपास या 75,000 के आसपास ही आपको कर्ज मिलेगा। इससे ज्यादा जो है वो आपको कर्ज नहीं मिलता है। ठीक है, सिमिलरली बैंक्स जब आरबीआई से बोरो करते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ प्लेज करते हैं। ठीक ना, बैंक्स जो है जब आरबीआई से बोरो करते हैं तो वो क्या करते हैं, प्लेज करते हैं। तो वो भी जब प्लेज करते हैं ना, तो उनको जो लोन मिलता है ना, वो एक्चुअल लोन से थोड़ा सा कम होता है। जितना का उन्होंने प्लेज कर रखा होता है उससे कम होता है। ये जो बीच में जो गैप होता है ना, जैसे बताया था 105 रुपया का गवर्नमेंट सिक्योरिटी देते हैं तो 100 रुपया का सिक्योरिटी, 100 रुपया जो है वो लोन में मिलता है। तो ये जो 5 रुपया बीच में कट हुआ, दिस इज नोन एज हेयर कट। बात समझ में आया, हेयर कट, इसी को हेयर कट कहते हैं। एक तो इस रूप में होता है, दूसरा इस हेयर कट को ऐसे भी कहते हैं, मान के चलिए क्या हुआ कि मैंने गोल्ड प्लेज किया, मैंने क्या किया, सोना प्लेज किया। इस सोने की कीमत थी 50,000 रुपया। जरा इस पूरी कहानी को समझिएगा। 50,000 रुपए का मैंने सोना प्लेज किया, मैं बैंक के पास गया, एसबीआई के पास गया, मैंने बोला ये लो 50,000 का सोना रख लो, मुझे अभी कुछ लोन की आवश्यकता है, दे दो।
बिल्कुल एसबीआई तुरंत तैयार हो जाएगी, चलो यार प्लेज कर रहा है ये तो उसको देने में क्या दिक्कत है। प्लेज का क्या मतलब होता है कि जितनी अवधि के लिए आपने लोन ले रखा है उतनी अवधि के लिए वो उसके पास रहेगा। जिस दिन क्या करेंगे आप अपना कर्ज वापस कर देंगे, आप अपना ऋण जो है वो चुकता कर देंगे, उस दिन आप उसको गिरवी से छुड़ा सकते हैं। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना, उस दिन क्या हो गया आप उसको छुड़ा लेंगे। होता है ना लोग घर गिरवी रख लेते हैं, बात समझ में आया। यानी कि क्या हो गया वहां पर वो कोलेटरल है, वो प्लेस्ड है क्या कि यदि मैं नहीं चुका पाऊंगा तो तुम ये घर ले लेना मेरा, या यदि मैं नहीं चुका पाऊंगा तो तुम क्या करना मेरा ये सोना ले लेना। ठीक है, अब जरा सोच के देखिए, मेरी बात को सोच के देखिए। 50,000 का मैंने सोना गिरवी रखा, ठीक है, बदले में बैंक ने मुझे मान के चलिए 40,000 रुपए दिए, 40,000 का मुझे लोन दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से गोल्ड की प्राइसेस गिरने शुरू हो गए मार्केट में, और गोल्ड का प्राइस गिर के हो गया मान के चलिए 30,000 रुपया। ठीक है, 50,000 गिर के कितने पर हो गया, 30,000 पर। मैंने कर्ज कितने का ले रखा है, 40,000 रुपए का। ठीक ना, वैसे मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन कई बार क्या होता है ऐसे कंडीशन में जो होता है डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आदमी क्यों वापस चुकाएगा, उसका जो सोना है अगर वो अभी छुड़ा भी लेगा मार्केट से तब भी तो उसकी वैल्यू कम है। तो ऐसे कंडीशन में कई बार क्या होता है डिफॉल्ट हो जाता है। इस डिफॉल्ट के कारण जो बैंक को नुकसान हुआ, देख रहे हैं ये जो अंतर हुआ, इसको भी हेयर कट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लेस्ड आइटम था ना, जिस चीज को गिरवी रखा गया था उसकी कीमत लोन से कम हो गई, तो लोन से जितनी कम हो गई ना इसको भी हेयर कट कहते हैं। ठीक ना, यानी कि लोन और इसमें जो अंतर था इसको भी हेयर कट कह सकते हैं, और कई बार जो नुकसान हो जाता है इसको भी हेयर कट कहते हैं। यहाँ पे बात समझ में आई। हेयर कट का क्या मतलब है, हेयर कट का मतलब है कि मैं जितना लोन ले रहा हूं उससे ज्यादा पैसे की, मैं उससे ज्यादा मूल्य की संपत्ति ले रहा हूं। यहां पर आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा क्या कि क्यों ज्यादा संपत्ति ली जाती है। क्यों? क्योंकि संपत्ति के प्राइसेस जो है वो उतार चढ़ाव हो सकते हैं, पता चले जितना लोन ले रखा है उससे कम हो गया तब, तो इसीलिए ज्यादा पैसे की जो है वो संपत्ति ली जाती है, ताकि क्या हो सके कि बीच में यदि उनके प्राइसेस में उतार चढ़ाव, मान के चलिए क्या हुआ 1 लाख का घर, 10 लाख का घर जो है वो मैंने गिरवी में रखा और मैंने मान के चलिए 9 लाख रुपया जो है वो कर्ज लिया। आपको पता है ना रियल एस्टेट के प्राइसेस भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मान के चलिए घर के प्राइस गिर के 8 लाख रुपए हो गए, बैंक को तो नुकसान हो गया। अब मान के चलिए मैंने लोन देने से मना कर दिया तो उसका घर तो 8 ही लाख में बिक रहा है। पॉइंट समझ में आया? ठीक ना, पढ़ाऊंगा जब अमेरिकी रिसेशन पढ़ाऊंगा ना 2008 वाला, उस टाइम बताऊंगा यही गेम हुआ था। इसी कारण आर्थिक मंदी हुई थी। सबने क्या किया, घर को प्लेज कर करके खूब सारा लोन ले लिया। ठीक ना, तो बैंकों के पास क्या है, अब खूब सारा घर है, पैसा सबने ले रखा है। अब बैंक जो है वो मार्केट में घर बेचना चाह रही है, सबने मना कर दिया कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, लोन नहीं दे, मतलब लोन चुका नहीं पाएंगे। अब क्या हो गया, बैंक ने सबका घर तो जब्त कर लिया, लेकिन अब उस घर को जब मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो बायर ही नहीं मिल रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, प्राइस घटता जा रहा है, प्राइस घटता जा रहा है। औने पौने दाम में किसी बैंकों को जो है वो अपना प्राइस जो है वो बेचना पड़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बैंकों को नुकसान हो रहा है। इसी के कारण तो क्या हुआ, पूरा ग्लोबल क्रैश या अमेरिकी रिसेशन आई, यही था कारण। ठीक ना, तो वहां पढ़ाऊंगा, अभी जरा बात को समझ लीजिए कि हेयर कट क्या होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया, हेयर कट क्या होता है। ठीक ना, हेयर कट क्यों रखा जाता है वो भी अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना, और बैंकों को यदि नुकसान भी हो जाता है ना, उसको भी हम आम बोलचाल की भाषा में हेयर कट कहते हैं। ठीक ना, अब जरा समझिएगा मॉनेटरी पॉलिसीज में। मॉनेटरी पॉलिसीज में हम आगे देखने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जो होते हैं या फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज को कुछ नाम से जाना जाता है। जैसे कि क्या नाम है, सबसे पहले नाम होता है चीप मनी पॉलिसी। इन पॉलिसीज को कुछ नाम दिया जाता है, चीप मनी पॉलिसी। जरा बात को समझिएगा, चीप मनी पॉलिसी, इसको हिंदी में कहते हैं सस्ती मुद्रा नीति। इसको क्या कहते हैं, सस्ती इसको कहते हैं सस्ती मुद्रा नीति। जरा बात को समझिएगा, सस्ती मुद्रा नीति का क्या मतलब है। यदि आरबीआई अपने पॉलिसी टूल्स के माध्यम से, यदि अपने पॉलिसी टूल्स के माध्यम से यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ा रही है, मुद्रा के प्रवाह को बढ़ा रही है,
कैसे बढ़ाएगी मुद्रा के प्रवाह को? वो क्या करेगी, ये जो 8 टूल्स थे ना, इसमें से सब में कमी करेगी। या मान के चलिए 1-2 में टूल है, कमी करेगी। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक थंब रूल याद करवा दे रहा हूँ, ये एक थंब रूल याद रख लीजिएगा। ये 8 टूल्स हमने पढ़े हैं ना, इन 8 टूल में कम होने पर महंगाई बढ़ेगी या फिर क्या है, मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा। इन 8 में से किसी में वृद्धि होने पर क्या होगा, मुद्रा का प्रवाह घटेगा और महंगाई नियंत्रित होगी। थंब रूल, एक थंब रूल याद रखिए। चाहे कोई हो, ऐसा सीआरआर हो, एसएलआर हो, ओएमओ हो, बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो, एसडीएफ हो, इन सब में यदि बढ़ोतरी होगी, यदि इनको बढ़ाया जाएगा इस रेट को, तो क्या होगा, मुद्रास्फीति का प्रभाव कम होगा, यानी कि अर्थव्यवस्था से मुद्रा कम होगी। और यदि इनको घटाया जाएगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह ज्यादा होगा, यानी कि समृद्धि सुनिश्चित होगी और साथ साथ महंगाई भी बढ़ेगी। थंब रूल के रूप में याद रखिएगा इसको, अलग अलग रखने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी को भी बैठा के लिख लीजिए। कोई एक एग्जांपल इसमें से, मान लीजिए एसडीएफ को बढ़ाया गया, एसडीएफ को बढ़ाया गया, एसडीएफ को बढ़ाया गया, यानी कि क्या मतलब है, आरबीआई के पास पैसा रखना ज्यादा आसान हो गया या ज्यादा आकर्षक हो गया। आरबीआई के पास जैसे ही पैसा रखना आकर्षक हो गया तो अर्थव्यवस्था से मुद्रा जो है वो आरबीआई की तरफ जाने की है। बात समझ में आ गया? तो बढ़ने पर हमेशा मुद्रा का प्रवाह कम होगा और घटने पर हमेशा मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा। कोई भी रैंडम उठा लीजिए, बैंक, मान के चलिए रेपो रेट घट रहा है, रेपो रेट के घटने से क्या होगा, रेपो रेट घटने से क्या होगा, बैंकों से लोन प्राप्त, आरबीआई से जो है वो बैंकों के लिए लोन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। आरबीआई से जब बैंक आसानी से लोन प्राप्त कर रहे हैं तो आगे भी तो आसानी से देंगी, मुद्रा का प्रवाह बढ़ गया ना। थंब रूल याद रखिए, ठीक है, सबको अलग अलग रखने की आवश्यकता नहीं है, एक लाइन याद रख लीजिए। ये घट रहा है, इनमें से कुछ भी घट रहा है तो यानी कि लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी यानी कि समृद्धि, ग्रोथ बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन विल आल्सो इंक्रीज। ठीक, अगर ये बढ़ रहा है तो लिक्विडिटी घटेगा, ये है थंब रूल, इसको याद रख लीजिएगा। लिक्विडिटी घटेगा, इन्फ्लेशन भी घटेगा, महंगाई भी घटेगी। ठीक ना? अब जरा समझिए चीप मनी पॉलिसी क्या है, सस्ती मुद्रा नीति क्या है। सस्ती मुद्रा नीति का सिंपल सा क्या मतलब है कि यदि आरबीआई क्या करना चाहे, यदि आरबीआई क्या करना चाहे, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाना चाहे, मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाना चाहे, यानी कि वो क्या करेगी, वो सिंपल सी बात है, घटाएगी इन सबको। इनके घटाने से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा। क्यों बढ़ाना चाह रही है? सबसे पहला तो होगा इसके कारण समृद्धि सुनिश्चित होगी, इसके कारण क्या होगा, ग्रोथ सुनिश्चित होगा। दूसरा इसका क्या फायदा होगा, इसके कारण अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा डिमांड आएगा, ज्यादा से ज्यादा डिमांड आएगा। इसके कारण तीसरा क्या होगा, इससे निवेश बढ़ेगा अर्थव्यवस्था में, इससे अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा नई नई फैक्ट्रियां लगेंगी। इन सब कारणों से क्या करती है आरबीआई क्या करती है, इन सब कारणों से इन पॉलिसी रेट्स में कमी करती है। तो इसी पॉलिसी को कहा जाता है चीप मनी पॉलिसी, सस्ती मुद्रा नीति। ठीक ना, इसी को क्या कहा जाता है, चीप मनी पॉलिसी। बात समझ में आ रहा है? इसी के लिए एक और टर्म यूज होता है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी यानी कि विस्तारवादी नीति, यानी कि आरबीआई क्या चाहती है, अर्थव्यवस्था का विस्तार हो। तो चीप मनी पॉलिसी लिखा रहेगा या फिर लिखा रहेगा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, मतलब विस्तारवादी नीति। इनके माध्यम से क्या करना चाह रही है आरबीआई जो है वो विस्तार करना चाह रही है। इसी के लिए एक और टर्म यूज होता है, वो भी देखिएगा, आपको अखबार वगैरह देखने को मिलेगा। इसी को कहा जाता है मॉनेटरी ईजिंग। मॉनेटरी ईजिंग, ये भी टर्म यूज होता है। समझ में आया, चीप मनी पॉलिसी किसे कहते हैं, यानी कि आरबीआई क्या कर रही है, मुद्रा का प्रवाह जो है वो अर्थव्यवस्था में बढ़ा रही है। इसी का जस्ट दूसरा होता है, उसको हम कहते हैं, इसी का अपोजिट होता है, उसको हम कहते हैं डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी पॉलिसी क्या होता है? डियर मनी पॉलिसी का मतलब, डियर मनी पॉलिसी का मतलब होता है महंगी ऋण नीति या महंगी मुद्रा नीति।
चीप मनी पॉलिसी का जस्ट अपोजिट है। चीप मनी पॉलिसी में आरबीआई क्या कर रही थी? आरबीआई कर रही थी कि मुद्रा के प्रवाह को कम कर रही थी, मुद्रा के प्रवाह को बढ़ा रही थी। इसमें क्या करेगी आरबीआई? इसमें आरबीआई करेगी कि मुद्रा के प्रवाह को घटाने का प्रयास करेगी, ठीक ना, घटाने का प्रयास करेगी। इसके लिए क्या करेगी? वो पॉलिसी रेट्स को बढ़ा देगी। पॉलिसी रेट्स को बढ़ा देगी तो क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था से मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा, यानी कि पैसे को महंगा बना रही है, ठीक ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको हॉकिश पॉलिसी भी कहा जाता है। हॉकिश पॉलिसी, बाज की नीति, हॉकिश पॉलिसी इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है मॉनिटरी टाइटनिंग, मॉनिटरी टाइटनिंग, ठीक ना। ये सब इसी के नाम है। इसी को क्या कह दिया जाता है? हॉकिश पॉलिसी। इसी को क्या कह दिया जाता है? मॉनेटरी टाइटनिंग। इसी को क्या कह दिया जाता है? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यानी कि संकुचनवादी नीति, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, संकुचनवादी नीति। संकुचन वादी नीति, संकुचनवादी नीति, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। यहां तक बात समझ में आया? ठीक, जस्ट उसका अपोजिट है, उसका अपोजिट है एक तीसरी पॉलिसी जो आपको चर्चा में देखने को मिलेगी। इसको कहा जाता है डविश पॉलिसी, डविश पॉलिसी। इसको कहा जाता है वेट एंड वॉच की नीति, वेट एंड वॉच पॉलिसी, कि इंतजार करो, ठीक ना। परिस्थितियों को देख रही है, अभी क्या कर रही है सेंट्रल बैंक? बस परिस्थितियों को देख रही है, क्या कि क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए, महंगाई बढ़ रही है कि घट रही है, समृद्धि पर कितना प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, इस सब पर बस केवल अभी नजर दे रही है, अभी देख रही है, वेट एंड वॉच कर रही है। जब लगेगा सेंट्रल बैंक को क्या कि अब बढ़ाना है, तो फिर वो क्या करेगी? फिर वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, मतलब क्या बोलते हैं, वो विस्तार करना है तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लगाएगी। जब लगेगा कि नहीं महंगाई ज्यादा हो गई है, महंगाई को पहले कंट्रोल करो, तो वो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाएगी। लेकिन जब तक वो देख रही है तब तक उसको कहते हैं वेट एंड वॉच पॉलिसी, जिसके लिए डविश पॉलिसी का यूज होता है। डव, ठीक ना, साबुन नहीं, एक चिड़िया का भी नाम होता है डव, ठीक ना। तो डविश पॉलिसी, यहां तक बात समझ में आया? अगला टर्म जो इसी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा अखबार में खूब सारा, सबसे ज्यादा यदि कोई टर्म पिछले पूरे साल अगर न्यूज में रहा है तो उसका नाम था फेड टेपरिंग। मतलब इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है अखबार में पिछले पूरे साल में कोई टर्म जो है वो यूज हुआ होगा, फेड टेपरिंग। इतना ज्यादा ये न्यूज में रहा था। दिखाता हूं, आजकल भी जो है ना आपको हर दिन जो है वो ये टर्म आपको देखने को न्यूज़पेपर में जरूर मिल जाएगा, फेड टेपरिंग। देखिए न्यूज में जाता हूं मैं, टेपरिंग देखा भरा हुआ है 3 वीक से। तो आप अगर बढ़ते चले जाइएगा, आपको पिछले पूरे साल में सबसे ज्यादा यदि कोई टर्म यूज हुआ है ना तो उनमें से एक है फेड टेपरिंग, न्यूज़पेपर्स वगैरह में। क्या है फेड टेपरिंग? क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर फेड टेपरिंग क्या है। यहाँ पर फेड का मतलब है यूएसए का फेडरल रिजर्व, फेडरल रिजर्व सिस्टम, तो होता है ना फेडरल रिजर्व सिस्टम। जैसे भारत की केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? इंडिया की केंद्रीय बैंक का, इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, वैसे ही यूएसए के सेंट्रल बैंक का नाम है फेड या फिर फेडरल रिजर्व सिस्टम, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं फेड। तो फेड टेपरिंग का क्या मतलब है कि फेड द्वारा टेपरिंग की जा रही है। टेपरिंग का क्या मतलब होता है? टेपरिंग का मतलब होता है हम लोग पैंट टेपर करवाते हैं ना, पैंट को ले जाते हैं टेपर करवाने दर्जी के पास, तो क्या होता है? इसका मतलब होता है काट छांट करना, कम करना। बात समझ में आया? तो फेड टेपरिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आरबीआई क्या कर रही है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को कम कर रही है, टेपर कर रही है। तो इसके लिए आरबीआई क्या मतलब इसके लिए फेड क्या करती है? इसके लिए फेड वही करती है, वो क्या करती है? इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती है या फिर मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स जो है वो उनको बढ़ाती है। वो क्या करेगी? रेपो रेट को बढ़ाएगी।
यूएसए, आपको बताया था ना, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का 25% अकेले उसके पास है, 25% से ज्यादा। दिखाया था ना कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का आधार जो है वो $100 ट्रिलियन है, ठीक, जिसमें से $25.3 ट्रिलियन तो अकेले अमेरिका के पास है, ठीक। तो अमेरिका में यदि कुछ भी होता है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। अमेरिका के फेड ने क्या किया, आपको दिखाया था कि अमेरिका में क्या हुआ कि फेड ने पहले तो $3 ट्रिलियन करेंसी नोट छापा कोविड के दौरान, ताकि वो जो है ना, वो क्या बोलते हैं, रिसेशन, मंदी ना आ जाए, लोग जो है वो डिमांड करते रहे, लोगों के हाथ में पैसा रहे। अब क्या हुआ, एक चीज तो किया, लेकिन उसके कारण दूसरी चुनौती स्टार्ट हो गई, क्या कि महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई को कंट्रोल करना है, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स आ गए। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में क्या है, आप क्या करो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, यही तरीका होता है, रेपो रेट को बढ़ा दो। तो क्या किया, यूएसए के फेडरल रिजर्व ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसी को कहा जाता है टेपरिंग, फेड टेपरिंग। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, इसी का एक नकारात्मक प्रभाव है जो एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स होना, ये उसी का एक प्रभाव है। बात समझ में आ रहा है? पढ़िएगा सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में। सिलिकॉन वैली बैंक क्या हुआ, बहुत सारे बैंकों पर अचानक से फेड ने बहुत तेजी से क्या किया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना स्टार्ट किया। दिखाता हूं क्या हुआ। चार्ट जो प्लेयर दिखा रहा होगा, एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। यूएसए, ये देखिए, इससे कुछ अंदाजा लग जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, फेड टेपरिंग प्राइस लेकर है ना, इसीलिए यूएसए इंटरेस्ट रेट राइज। ये देखिए, ये दिखा रहा है इंटरेस्ट रेट राइज को। जरा चीज को देखिएगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए 2022 अप्रैल से पहले कोविड के दौरान यूएसए की फेड ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को लगभग 0 के बराबर कर दिया। वो जो रेपो रेट जो वहां का है ना, उसको घटा के लगभग 0 के पास कर दिया। फिर क्या हुआ, अचानक से महंगाई, नोट छाप रहे हैं, रेट को कम कर रखा है, यानी कि खूब पैसा पंप किया गया इकोनॉमी। अब सिंपल सी बात है, इतना सारा पैसा पंप किया जाएगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, जिसके कारण महंगाई बढ़ेगी। तो फिर हमें क्या न्यूज़ देखने को मिलेगा कि महंगाई जो है वो 40 साल के टॉप पर पहुंच गया है, 40 साल के एकदम टॉप पर पहुंचा हुआ है। देखा था ना। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही महंगाई बढ़ी तो फेड ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने बहुत तेजी से शुरू किए। देखा कितना तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि हर महीने, हर दूसरे महीने 50 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट, इतनी तेजी से बढ़ा है, 5% के आसपास पहुंच गए। ठीक है, लेकिन आप जरा सोच के देखिए, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही होती है। अब बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही होती है, तो इसके कारण क्या होता है, लोग जो इधर उधर निवेश किए होते हैं, वो सारा पैसा निकाल कर लाकर इधर जमा करने लग जाते हैं। जैसे कि अभी भारत में भी आप देख रहे हैं ना, अचानक से फिर से फिक्स्ड डिपॉजिट का क्रेज बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में आरबीआई भी जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। तो यदि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है तो क्या हो रहा है, उसके साथ साथ बैंकों का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। यानी कि बैंकों से सेविंग अकाउंट पर या फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। इसी कारण हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो एफडी में फिर से डालने लग गए हैं। जरा सोच के देखिए ना, कोविड के दौरान कितना मिल रहा था एफडी पर, 4%, 5%, ज्यादा से ज्यादा इतना ही मिल रहा था। आज कितना मिल रहा है, 8%, 7.5%, ऐसा मिल रहा है हमें इंटरेस्ट रेट। तो देख रहे हैं ना, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंकों में जमा राशि पर भी इंटरेस्ट बढ़ता है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे फेड ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट हाइक किया, तो बैंकों में पैसा ज्यादा आने लगा, बैंकों में इनफ्लो बढ़ गया। लोग जो है वो इधर उधर से शेयर मार्केट, इधर उधर से पैसा निकाल के बैंकों में जाके डालने लग गए। अब इसके कारण क्या हुआ, बैंकों के पास इनफ्लो तो बहुत बढ़ गया, लेकिन बैंक
एक बात बताइए, बैंक को तो अपना मार्जिन मेंटेन रखना है, एक बात को समझिए, थोड़ा सा मैं कहानी को आसानी से समझाता हूँ। एक बात बताइए, मैं बैंक चला रहा हूँ, मैं हूँ सिलिकॉन वैली बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरों से पैसा प्राप्त कर रहा हूँ, दूसरों से डिपॉजिट के रूप में पैसा प्राप्त कर रहा हूँ, इसी को क्या कर रहा हूँ मैं आगे लोन के रूप में दे रहा हूँ। मान के चलिए मैं प्राप्त कर रहा हूँ, इसको मैं दे रहा हूँ 4% और आगे मैं कर्ज पे दे रहा हूँ मान के चलिए 10%। तो मेरा प्रॉफिट कितना है 6% का। ठीक, अब क्या हो रहा है कि यूएस फेड ने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट किया है, तो इसके कारण मुझे अपना डिपॉजिट वाला रेट बढ़ाना पड़ा। तो डिपॉजिट वाला रेट जो है वो बढ़ के हो गया 6%। ठीक है, तो लोन वाला इंटरेस्ट रेट को मेंटेन रखने के लिए मुझे लोन वाला भी बढ़ाना करना पड़ेगा 12%। अब देखिए, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने के कारण मेरे पास इनफ्लो बढ़ गया है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मेरे यहाँ डिपॉजिट करने लग गए हैं। लेकिन ये जो आउटपुट रेट है ये बढ़ जाने के कारण, लोन का रेट बढ़ जाने के कारण मेरे पास से लोन लेना कम हो गया है, नए लोन नहीं लोग ले रहे हैं। अब एक बात बताइए, जिन लोगों ने मुझे जमा करके रखा है इनको तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और ये चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि हर महीने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है 6%, फिर मान के चलिए मुझे 8% करना पड़ जाए। बस एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूँ, लोन मुझसे नहीं आगे निकल पा रहा है या निकल भी पा रहा है, तो जितना इनफ्लो आ रहा है उसका मुश्किल से 5% के आसपास मैं आगे दे पा रहा हूँ। ठीक ना, 5% के आसपास, 6%, मतलब जितना आ रहा है 10%, 15%, 20% ही दे पा रहा हूँ आगे। ठीक है, ज्यादा मेरे पास जो है वो रखा ही रह जा रहा है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने डिपॉजिट कर रखा है, इन्हें तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो मैं कब तक देता रहूंगा? क्यों? क्योंकि आगे जाएगा नहीं, अब तो मैं पीछे वालों को कब तक देता रहूंगा। इससे क्या होता है, एक बैंक की दशा, बैंक का प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे घटने लग जाता है, बैंक का प्रॉफिट मार्जिन घटने लग जाता है, बैंक की स्थिति खराब होने लग जाती है। और इसी में क्या होता है, एक न्यूज का कहीं से अचानक से मार्केट में पहुंच जाता है क्या, कि ये बैंक जो है ये डूबने वाला है। और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में पहुंचती है, क्या होते हैं, मेरे सारे कस्टमर पैनिक में आ जाते हैं, और जितने भी मेरे पास डिपॉजिटर्स थे, इनमें से मान के चलिए यदि 20% लोग भी आ गए अचानक से, क्या कि मुझे मेरा पैसा दो। अब एक बात बताइए, बैंक के पास अपना पैसा, बैंक के पास जो पैसा है वो एकदम उसी के पास थोड़ी है, उसने कुछ जो है वो लोन में आगे दे रखा है, कुछ कहीं और लगा रखा है, उसने कहीं और निवेश कर रखा है, तो अचानक से इतने सब लोगों को कैसे पैसा देगी? बात समझ में आया? ठीक, ऐसे ही कंडीशन में क्या होता है, एक बैंक कोलैप्स कर जाता है। ऐसे में क्या होता है, सिलिकॉन वैली बैंक खत्म। क्या हुआ, अचानक से पैनिक हो गया। क्रेडिट स्विस में भी यही हाल हुआ था, देखा है ना। तो बैंक्स ऐसे ही बर्बाद होते हैं, बैंक रन। ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाता है, बैंक रन। जब सारे इन्वेस्टर्स या फिर सारे डिपॉजिटर्स अचानक से आ जाएं पैसा मांगने के लिए, इसी कंडीशन को कहा जाता है बैंक रन। बात समझ में आया? तो फेड टेपरिंग का इंपैक्ट, अब देखिए फेड टेपरिंग का दूसरा इंपैक्ट समझा रहा हूं। पहले 4% मिलता था, लेकिन अब अमेरिका के बैंक में जो है वो मान के चलिए 6% मिल रहा है। किस कारण से मिल रहा है 6%? क्योंकि फेड ने जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। तो जरा सोच के देखिए, अमेरिका का जो आदमी भारत के शेयर बाजार में निवेश किए हुए था, वो ये नहीं सोचेगा कि काहे इतना रिस्क लेना, थोड़ा सा पैसा इसमें से निकाल लेते हैं। और क्या करते हैं, अपने भी बैंक में तो ठीक ठाक इंटरेस्ट मिल ही रहा है अपने देश में, अपने ही देश में जाकर डालते हैं पैसा। क्यों? क्योंकि बैंकों का पैसा शेयर मार्केट की तुलना में ज्यादा सेफ माना जाता है, तो लोग क्या प्रेफर करेंगे, सेफ इन्वेस्टमेंट। तो इसके कारण क्या हो जाता है, बाकी देशों से पैसा निकलने लग जाता है, और वो सारा पैसा का प्रवाह जो है वो अमेरिका की तरफ होने लग जाता है। इसके कारण क्या होता है, करेंसी दूसरे देशों की डिप्रिशिएट करती है। बताऊंगा इसी चैप्टर में, बताऊंगा करेंसी कैसे डिप्रिशिएट करती है। अभी बस इतना समझ लीजिए कि जब फेड टेपरिंग होता है ना, फेड जब टेपरिंग करना स्टार्ट करती है तो दूसरे देशों की करेंसी डिप्रिशिएट करने लग जाती है। दूसरे देशों से जो है वो शेयर मार्केट से पैसा बाहर जाने लग जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है, शेयर मार्केट गिरने लग जाता है। इससे क्या होता है, हाई तौबा मच जाता है बाकी अर्थव्यवस्थाओं में। बात समझ में आया, फेड टेपरिंग का इम्पैक्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, ये है फेड टेपरिंग। आगे के चैप्टर्स में जब आप लोग पढ़िएगा ना, और बातें समझ में आएंगी और ज्यादा क्लियर होगा जब हम लोग बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे या करेंसी का कैसे जो है वो उतार चढ़ाव होता है। जब इन चीजों को पढ़ेंगे ना, तब ये चीजें और आपको क्लियर होंगी। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अब जरा बात को समझिए, ये सारी पॉलिसीज तो हमने देखी, लेकिन अब जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि इन पॉलिसीज में चेंज वगैरह करता कौन है।
इन पॉलिसीज में चेंज करने की जिम्मेदारी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इनमें फेरबदल करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। ठीक है, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति क्या है? मौद्रिक नीति समिति, जरा बात को समझिएगा। भारत में मौद्रिक नीति समिति से पहले एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। 2016 से पहले एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसको हम कहते थे टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी तकनीकी एडवाइजरी यानी कि क्या करना है, एडवाइस देने वाली कमेटी हुआ करती थी। उसमें क्या होते थे? केवल आरबीआई के मेंबर होते थे और क्या होता था, एक आरबीआई का गवर्नर होता था। ये सब आपस में मिलकर डिसाइड करते थे कि भारत में मॉनेटरी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, हमें एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाना है, हमें कॉन्ट्रैक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाना है, ये सब डिसाइड करते थे। इनफैक्ट सब एक तरफ हो जाए और आरबीआई का गवर्नर एक तरफ है, तब भी आरबीआई का गवर्नर जो है वो जीत जाता था। क्यों? क्योंकि आरबीआई के गवर्नर के पास इसमें वीटो हुआ करता था। वीटो का क्या मतलब है कि मान के चलिए 5 लोग हैं, इसमें 4 जो है वो डिप्यूटी गवर्नर है और एक जो है वो गवर्नर है आरबीआई का। इन सब ने मिलकर डिसाइड किया क्या कि मतलब इन सब ने मिलकर बात करना प्रारंभ किया कि भारत में एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होनी चाहिए या रेपो रेट बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 0.25% बढ़ाना है या 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाना है, ये सब डिसाइड करते थे। मान के चलिए चारों ने कहा क्या कि नहीं 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाना है, लेकिन आरबीआई के गवर्नर के पास अकेले वीटो था, वो अकेले इन सब की बातों को काट सकता था। बात समझ में आया? अकेले इन सब की बातों को काट सकता था। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसीज, भारत की जो मौद्रिक नीतियां है ना, वो एक व्यक्ति की नीतियां बनकर रह जा रही थी। क्यों? क्योंकि आरबीआई के गवर्नर के पास वीटो था। ठीक ना? और पिछले चैप्टर में जब इन्फ्लेशन पढ़ा रहे थे उसमें मैंने आपको ये भी समझा रखा है क्या कि महंगाई को कंट्रोल करना केवल अकेले आरबीआई के बस का नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार का भी मदद चाहिए, उसको सरकार की भी मदद चाहिए। तो इसीलिए भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण या मौद्रिक नीतियों के परिचालन को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए, और ज्यादा विस्तृत बनाने के लिए क्या किया गया? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया 2016। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स वर्तमान में जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, इसमें 6 मेंबर होते हैं। इसके जो 3 मेंबर होते हैं वो होते हैं आरबीआई से, 3 मेंबर्स होते हैं आरबीआई से और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट के, सरकार के। 3 ठीक ना? 3 मेंबर सरकार के, 3 मेंबर आरबीआई के। अब जरा सोच के देखिए, यानी कि सरकार का पक्ष भी अब सुना जाएगा ना मौद्रिक नीतियों में, या फिर मान के चलिए महंगाई बढ़ रही है तो यहाँ पर डिस्कस हो सकेगा ना क्या कि यहाँ पर जो महंगाई बढ़ रही है उसमें आरबीआई कुछ नहीं कर सकता है, ये सरकार की खर्च ज्यादा कर रही है इसलिए हो रहा है। तो अब आपको लग रहा है ना कि मौद्रिक नीतियों को ज्यादा इंक्लूसिव बनाया जा रहा गया इसके माध्यम से। इनफैक्ट इसके माध्यम से महंगाई पर कंट्रोल करने की संभावना भी और ज्यादा बढ़ी है। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप है। ठीक है? इनफैक्ट आपको बता दूं, ये जो 3 मेंबर होते हैं ना, ये कोई मंत्री नहीं होते हैं, कोई मिनिस्टर नहीं होते हैं, ठीक ना, जो पॉलिटिक्स में जिसका वो नहीं होते हैं। ये 3 मेंबर होंगे, कोई इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट होंगे या फाइनेंस के एक्सपर्ट होंगे, इकोनॉमिक्स या फाइनेंस के एक्सपर्ट होंगे। इनको गवर्नमेंट जो है वो अपने तरफ से नियुक्त करती है। ये जो 3 मेंबर होते हैं, ये जो 3 मेंबर होते हैं आरबीआई की तरफ से, इसमें आरबीआई का एक गवर्नर होना तो नेसेसरी है, आरबीआई का गवर्नर और इसके अलावा 2 और लोग। आरबीआई का गवर्नर जो होगा वो नेसेसरी है, इसके अलावा 2 और लोग। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड कौन होगा? इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड होगा आरबीआई का गवर्नर। ठीक है? आरबीआई का गवर्नर। ठीक? कोई भी डिसीजन जो होगा ना वो वोटिंग के बेसिस पर होता है। 6 लोग वोट करेंगे, वोटिंग के बेसिस पर होता है। यदि मान के चलिए 3-3 टाई हो गया कि 3 लोग जो है वो एक पक्ष में है, 3 लोग दूसरे पक्ष में है, तो आरबीआई का गवर्नर जिस पक्ष में है ना वो पक्ष जीत जाएगा। यानी कि अगर टाई हो गया है ना, टाई हो गया है, तो आरबीआई के गवर्नर का वेटेज बढ़ जाता है। तो आरबीआई का गवर्नर जिस साइड है ना वो क्या हो जाएगा? वो जीत जाएगा। अब जरा सोच के देखिए, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से क्या किया गया है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से भारत में मौद्रिक नीतियों को ज्यादा समावेशी बनाने का प्रयास किया गया है,
समावेशी बनाने का क्या मतलब है कि अब भारत में मौद्रिक नीतियों में आरबीआई के साथ साथ सरकार का भी हस्तक्षेप है या सरकार का भी योगदान है, ठीक ना। केवल जो है वो आरबीआई अपनी मनमर्जी से सब कुछ नहीं कर ले रही है। पहले क्या था कि आरबीआई के ही हिसाब से सब हो रहा था, इनफैक्ट आरबीआई में भी केवल गवर्नर के हिसाब से, मतलब भारत की मौद्रिक नीतियां भारत के आरबीआई के गवर्नर की नीतियां हो जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का भी से है, सरकार का भी से है और आरबीआई का भी से है। तो ये क्या करते हैं, ये साथ बैठते हैं और साथ बैठकर डिसाइड करते हैं कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह से बातें होनी चाहिए, ठीक है। भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अप्रैल माह में, जैसे अभी देखिएगा न्यूज में आपको दिखेगा, अप्रैल माह में क्या करती है, अप्रैल माह में क्या करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अप्रैल माह में साल भर के लिए किस तरह की मॉनेटरी पॉलिसीज को चलाने वाली है उसका एक वो जारी करती है, एक डेटा जारी करती है या एक व्यू जारी करती है जिस पर जो है वो चलने वाली है। फिर उसके बाद क्या होता है, हर 2 महीने, हर 2 मंथ पर, बाई मंथली, ठीक है ना, हर 2 मंथ पर क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, एमपीसी की मीटिंग होती है। और इस मीटिंग में कुछ बदलना है, रेपो रेट बढ़ाना है, घटाना है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, ये सारी चीजें होती रहती है। आप देखते हो ऐसा न्यूज में हर 2 महीने पर जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है ना, उसके बाद जो भारत का गवर्नर होता है, भारत के मतलब आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सारी बातें बताता है क्या कि हमने रेपो रेट को इतना बढ़ाया है, ये किस लिए बढ़ाया है, ठीक ना। तो अब देखिएगा हर 2 महीने पर आपको रेपो रेट चेंज होता दिखेगा, या फिर मान के चलिए नहीं भी होगा तो कुछ ना कुछ उसमें बातें चलती रहेगी। तो आपको हर दूसरे महीने जो है ना वो रेपो रेट के बारे में फिर से नहीं पढ़ना है, आपने रेपो रेट को समझ लिया है, क्या उतार चढ़ाव हो रहा है बस उसको समझते रहिएगा। और जब जिस साल आप एग्जाम देने जा रहे होंगे उस टाइम एक बार लेटेस्ट डेटा देख लीजिएगा क्या है। यहाँ तो बात समझ में आ रही है, ठीक ना। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव टूल्स क्या है, फिर से नॉन ट्रेडिशनल टूल्स क्या है, और हम आगे बढ़कर देखेंगे मनी के एक्सचेंज रेट वगैरह को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक ना। आज की क्लास में फैक्चुअल थीम ज्यादा था, तो जरा एक बार जो है 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा चीजों को, ये फैक्ट्स ज्यादा थे, समझने का स्कोप थोड़ा सा कम था बाकी क्लासेस की तुलना में, लेकिन फिर भी ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है तो अगली क्लास में या उसकी अगली क्लास में मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं पीटी वगैरह, ठीक है, दिखाऊंगा इन दोनों चैप्टर से मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन से कितने सारे प्रश्न आए हैं, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, बाकी फिर जो है वो हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।